यूपीएससी सीएससी इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, लेकिन हमारे साथ हैं आदित्य, जिन्होंने न केवल इस एग्जाम को क्लियर किया है बल्कि उस पूरे प्रोसेस को समझा है और उसमें महारत हासिल की है। आदित्य हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में स्नातक किया है और महज 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। एक तरफ इनका सरल सहज ग्रामीण परिवेश, कुकिंग, कबड्डी जैसी हॉबी, और दूसरी तरफ डिस्कशन, एकेडमिक एक्सेलेंस और डिसिप्लिन प्रिपरेशन यह दिखाती है कि यह जर्नी महज एक रैंक की नहीं है बल्कि उस माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी की है। वेलकम टू ऑल इंडिया रैंक 508। आदित्य सिंह, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आदित्य से न केवल उनकी रणनीति समझेंगे बल्कि उस माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करेंगे जो एक नॉर्मल से एस्पिरेंट को रैंक हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होती है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आदित्य आपसे है कि आपकी उम्र कितनी है? जी 22 साल है अभी मेरी उम्र। 26 अप्रैल 2003 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी लगभग 23 के नज़दीक पहुंच चुका हूं मैं। ओके। जहां पे एक नॉर्मल से एस्पिरेंट को 4 से 5 साल लग जाते हैं, कई बार इन जनरल 3 से 4 अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते हैं एग्जाम, तो वहाँ पे आप केवल 22 की उम्र में इस एग्जाम को क्लियर किए हैं, तो आपकी रणनीति या आपकी स्ट्रेटजी बाकियों से कैसे अलग रही? बाकियों से अगर अलग देखते हैं सर, तो उसमें कई सारी चीज़ें रही कि जो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी वो 2022 में मैंने दिसंबर में शुरू की थी। तो वहाँ से एक तैयारी मैंने स्टार्टिंग फेज से ही थोड़ा सिलेबस को देखा, पीवाईक्यू को देखा, तो मुझे लगता है कि जो एक स्टार्टिंग फेज से मेरी तैयारी रही वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग रही, कि वो टेस्ट सीरीज़ या बाकी अलग चीज़ों से अकॉर्डिंग जो एक परंपरागत तरीका चला आता है कि कुछ उन किताबों को पढ़ने के बजाय मैंने पीवाईक्यू को देखा और उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाई। और जैसे अगर हम देखते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे जो 4 सब्जेक्ट थे प्रीलिम्स के लिए, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मेरे वो एकदम कमांड में रहें। और इसके साथ मैंने प्रीलिम्स के स्टेज से ही मेंस की आंसर राइटिंग शुरू की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और जब वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं फिर वापस यूपीएससी में केवल 2.5 महीने मिलते हैं, तो उन 2.5 महीनों में हम मेंस की, अगर हमारे पास आंसर राइटिंग नहीं है, मेंस को लेकर के हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम प्रीलिम्स एक बार क्रैक कर लेंगे, फिर वापस मेंस में फेल होंगे, वापस हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जब प्रिपरेशन हम शुरू करें तो उसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी हम बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमारी रैंक हो, हमारा सिलेक्शन हो, वो मेंस से होना है। तो मुझे याद है कि मैंने लगभग 600-700 आंसर्स पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स देने से पहले ही लिख चुका था मैं, कि तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम मेंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हमारे पास प्रॉपर नोट्स हों, उनकी टॉपर्स कॉपीज़ हम पहले ही देख चुके हों और उनको लेकर के हमारे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आपका मानना है अगर कोई 21 साल की उम्र में टॉपर बनना चाहता है तो क्या ये संभव है? जी बहुत बिल्कुल संभव है, क्योंकि मैं जब पिछली बार मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब मेरी एज केवल 20 साल 8 महीने ही थी। तो मुझे लगता है अगर वो इंटरव्यू की वजह से मेरा लास्ट ईयर थोड़ा कम रहा, कि मैं फर्स्ट में, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं यंगेस्ट बन जाऊंगा, लेकिन वो बैड लग रहा कि नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कोई बच्चा जरूर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये एस्पिरेशन था कि आपको 21 साल में इस एग्जाम को क्लियर करना है? जी बहुत बचपन से सर। मैंने जो एक सफीन हसन सर थे, तो उनको मैंने हमेशा से फॉलो किया, उनको देखा। तो जब हम देखते हैं कि तैयारी शुरू करते हैं हम, तो टॉपर्स को लेके एक बड़ा वो रहता है, तो जो 21 साल के टॉपर होते हैं वो बड़े ही लोगों को इंस्पायर करते हैं कि यंग एज में हर कोई करना चाहता है। तो अगर आपके मन में वो चीज़ है कि आपको 21 साल में करना है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी और उस डायरेक्शन में होगी, आप पहले से तैयारी शुरू कर देंगे ग्रेजुएशन से, तो बड़ा जरूरी। तो अगर कोई सपोज कोई स्टूडेंट अगर अभी ग्रेजुएशन में है और अगर वो अपने ग्रेजुएशन के जस्ट से निकलने के बाद 21 की उम्र में अगर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए आपके ओवरऑल एक क्या मैसेज रहेगा? अभी उसको किन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? ओवरऑल जो मैसेज है सर यही है कि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से अपना ग्रेजुएशन करिए। और मेरा जैसा मानना है कि मेरा जो पूरी स्कूलिंग है या फिर हम कॉलेज में देखते हैं एजुकेशन, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री, और उसी में मैंने अपना यूजी किया, उसी में मैंने अपना पीजी किया। तो वो अगर आप ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो आप आगे यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, तो वो बड़ा जरूरी हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल में हो तो उनमें आप स्पीच प्रोग्राम, डिबेट्स में, एस्से में आप उनमें पार्टिसिपेट करिए। वो इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप अपनी हॉबीज पे काम कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक इन चीज़ों पे काम करिए। जो लास्ट ईयर होता है ग्रेजुएशन का, वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब आप 19 साल के हो तो वहाँ से आप लगभग यूपीएससी की पूरी जो तैयारी है उसमें कम से कम आपको 1.5 से 2 साल का समय देना पड़ता है, क्योंकि मेंस का एक लंबा प्रोसेस है, 9 पेपर आपको लिखने हैं। तो इस वजह से आप 1.5-2 साल पहले प्रॉपर तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू को देखिए और वहाँ से प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके। एक तो हमने समझा कि कैसे नए एस्पिरेंट आपसे सीख सकते हैं।
अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो अपने 3rd 4th अटेम्प्ट में हैं, प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि वो लोग भी आपसे सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मेंस अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेंस क्लियर ना होने का सर जो मुझे तरीका दिखता है कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे साथ 757 मार्क्स थे और इस बार मेरे 791 मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेंस आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आंसर राइटिंग में जरूर कुछ कमियां छूट गई हैं। कि अगर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पेपर पूरे नहीं हो पाते हैं, आपके अगर क्वेश्चन छूटते हैं तो श्योर है कि आप बाहर होंगे इस पूरे एग्जाम से, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो नंबर कहाँ से ही मिल सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वो है आंसर राइटिंग में एक उस तरीके को समझना कि अगर आपके आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन नहीं है, जो आज का तरीका है कि आपके इंट्रो कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट में होने चाहिए, डाटा फैक्ट होने चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का, मैप का। तो अगर ये चीजें आपके आंसर में मिस आउट होती हैं कि आपने केवल वो बड़े बड़े पैराग्राफ में 5-5 लाइन में आपने लिख दिए और केवल पेपर कंप्लीट कर दिया, तो आप मेंस से एक तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई भी करेंगे तो 5-10 नंबर से करेंगे तो वो फाइनल रिजल्ट में आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग अप्रोच को समझिए, और उसका जो सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप थोड़ा टॉपर्स कॉपीज देखिए कि वो फ्लो चार्ट, डायग्राम को समझिए, वो अपने आंसर को बहुत इनरिच करते हैं। तो वो जरूर है कि जिनका मेंस नहीं हो रहा है वो इन चीजों को। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो आपका जैसे जब भी मैंने कॉपी देखा तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फोकस बहुत ज्यादा होता था जी, कि मतलब 10 पॉइंट से ज्यादा लिख दो 10 मार्क्स में जी, 15 नंबर में 15 से ज्यादा पॉइंट लिख दो। तो इसका कुछ आप पैरामीटर रखते थे कि कितने पॉइंट एक आंसर में लिखने हैं, 10 नंबर में या 15 नंबर में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है वो सेम पॉइंट अगर 10 नंबर का है तो कम से कम 10 पॉइंट तो देने चाहिए। मुझे लगता था कि अगर एक एक नंबर के लिए मैं एक एक पॉइंट लिखता हूँ तो बहुत बेहतर रहेगा। वो सारी चीज़ें मैंने केस इथिक्स में भी फॉलो की और सारे पेपर्स में भी, कि सबसे जरूरी बात जो होती है वो होती है डायमेंशंस की। अगर आपने किसी एक बच्चे ने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखे और केवल 4 डायमेंशन बताई और मैंने अगर 10 पॉइंट दिए, मैंने इकोनॉमिक, सोशल, सारी डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, उसके सारे इंपैक्ट को मैंने कई सारे डायमेंशन में लिखा, तो कहीं ना कहीं वो आंसर में एक दिखता है कि आप कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि आपने सारे डायमेंशन को अपनी आंसर में कवर किया, उसके एक एग्जांपल्स भी आपने उस पॉइंट के नीचे पॉइंट आउट कर दिया। तो ओवरऑल ये मेरा ये हमेशा सोच रही है कि जब भी मैं आंसर लिखूं तो उसमें मैं सारे डायमेंशन जितने मैक्सिमम मैं सोच सकता हूं, मैं उन सारे डायमेंशंस को कवर अप कर लूं। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आप करते थे कि पहले से पॉइंट बना के रखते थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग पे आप कितना फोकस करते थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग सर बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसमें 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम पहली बार देखते हैं। कि बाकी अगर हम एग्जाम्स में देखें यूपी, पीसीएस या उन सारे में, तो आपके पास घर से आप पॉइंट बना के जा सकते हैं और लिख के आ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा है कि वहाँ पे नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत आपको 7 मिनट में सोचना है और उस पर 10 पॉइंट इमीडिएट लिखना है। तो वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो बड़ी जरूरी हो जाती है कि आप पीवाईक्यू को देखिए और उस पर सोचिए कि आप कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं, और वो शायद कुछ किताबों में भी वो पॉइंट ना मिले, आप अपने मन से सोच सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ा हुआ है। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको जरूर करनी है कि कभी कभी अगर आपके पास टेस्ट सीरीज लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि पीवाईक्यू को उठाइए और बस अपने मन में ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाइए कि हम इस पे कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बड़ा जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर टाइम पीरियड को डिवाइड करें, मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन है, 9 से 10 घंटे इन जनरल एस्पिरेंट उस टाइम पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे स्टडी पे कितना फोकस होता था? अगर 9 घंटे को हम लोग डिवाइड करना चाहें, रीडिंग स्टडी पे, आंसर राइटिंग पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, या फिर एनालिसिस या फिर टॉपर एनालिसिस, इन सब चीज़ों में, तो आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते थे? 9 घंटे मान लीजिए आपके हैं। सर 9 घंटे तो मैंने थोड़े मेंस के समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास 9 घंटे अगर मान मिले तो वो भी इनफ है। तो उनमें सबसे आपको जो टेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तीसरे दिन पे, दूसरे दिन पे आपको मेंस के टाइम पे एक जरूर टेस्ट लिखने चाहिए जब आपका इनिशियल 1 महीना है। बाद में तो आपको लगभग हर दिन 2 टेस्ट लिखने पड़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी हर दिन 2 टेस्ट लिखने। तो आप टेस्ट सीरीज पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हर तीसरे दिन आप जरूर एक टेस्ट लिखें। और उसके अलावा जो आपका टाइम है वो एनालिसिस करने का, आप टेस्ट देंगे तो 3 घंटे का टेस्ट में जाएगा। और इंपॉर्टेंट है आप उन सारे क्वेश्चन को 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो भी आपके मेंटर्स हो उनके जरूर दिखाएं। जैसे मैंने आपको वो सारे आंसर्स हमेशा दिखाए कि आपने जो लिखे हैं उनमें जब कोई कमी बताता है तो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा काम करता है कि अगली बार हम इस जगह पे डायग्राम्स डाल सकते हैं। जैसे इंडियन मानसून का अगर क्वेश्चन आया और आपने इंडिया का मैप बना के हवाओं को नहीं दिखाया, या 1857 का रिवॉल्यूशन आया और आपने क्रांति की उन जगहों को नहीं दिखाया, तो वो जब आपके मेंटर्स आपको सिखाते हैं कि आप यहाँ पे ये पॉइंट डाल सकते थे, तो इस तरीके से हम वो जब दोबारा आंसर लिखते हैं तो हम सीख जाते हैं इन चीजों को। तो वो 1.5-2 घंटे आपको एनालिसिस पे देने हैं, 3 घंटे आपको टेस्ट पे देने हैं। बाकी का जो टाइम आपके पास है वो टाइम आपको वैल्यू एडिशन में देना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप इन चीजों से कितना ही मार्क्स ले आएंगे। तो आप वो 4 घंटे आप अपने कंटेंट पे काम करिए, उनमें वैल्यू एडिशन करिए, और बाकी आप प्रैक्टिस और एनालिसिस करते रहिए।
स्ट्रक्चरिंग पे कई बार जैसे मैंने कॉपी बहुत सारी देखी है जी। कई बार लगता है कि बच्चे स्ट्रक्चरिंग अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है उसको क्रक्स को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से डिकोड करते थे क्वेश्चंस को? सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें आती है सर वो क्वेश्चन को समझना, क्योंकि मेरा ऐसा शुरू से रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ने में ज़रूर 40 सेकंड टाइम दे दूंगा, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन गलत समझा और कुछ गलत लिखा तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो मेरा जो हमेशा एक डिमांड रहा है कि सबसे अच्छा आंसर वही है जो पूछा गया है उसका आंसर लिखना। अगर उसके बाहर जाके मैंने कुछ भी लिखा तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है मुझे। तो सब कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू एडिशन के चलते, इतनी बार मुझसे भी हुआ है, कई बार आपने वो चीज़ें देखी हैं कि इथिक्स के पेपर में जो हम देखते हैं आजकल की बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन की कोर डिमांड को समझना बहुत चैलेंजिंग आजकल हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ने में जरूर 40 सेकंड का समय एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि हम क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड को समझ पाए। और ये जरूर माइंड में रखना है कि कोई भी वैल्यू एडिशन ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन की डिमांड के बाहर हो। अगर आपको डायग्राम्स डालने हैं तो जबरदस्ती के डायग्राम नहीं डालने, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो डायग्राम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होने चाहिए और वो इंट्रो कंक्लूजन भी टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हम 10 लाइन केवल एक इंट्रो ही बना रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड पे आ रहे हैं। तो एक तुरंत इंट्रो देंगे और उसके जस्ट 4-5 लाइन के बाद हम क्वेश्चन की कोर डिमांड पे आएंगे ताकि वो 10 से 15 पॉइंट जो हमारे आंसर के हैं वो कोर डिमांड को पूरा कर पाए। तो इस वजह से हमारे वो नंबर में हमारा इनरिच दिखेगा। ओके, सो मेंस में एक प्रॉब्लम रहती है लैंग्वेज की। जी, लैंग्वेज को आप कितना बड़ा बैरियर देखते हैं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए? जब मैंने सर तैयारी शुरू की थी तो मेरे माइंड सेटअप ऐसा था कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन जब इस तैयारी में मैं आया हूं, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, तो अब ये चीज पूरी तरीके से दिमाग से निकल चुकी है कि लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में होगा। क्योंकि जब मैं अपनी मार्कशीट देखता हूं तो जो मेरा एथिक्स पेपर है उसमें चाहे मेरी 2024 की मार्कशीट हो या 2025 की, तो दोनों ही साल मेरे 126 नंबर है। बाकी अगर मैं जीएस के पेपर देखूं तो वहां ऐसे 105 नंबर, 100 नंबर ऐसे मार्क्स हैं। तो वो चीजें माइंड में आती हैं कि अगर बैरियर होता तो वो मेरे एथिक्स के पेपर में भी वो बैरियर लगता कि वहां पर भी मेरे इंग्लिश मीडियम के नंबर उतने नहीं आते। जैसे इस बार जिनकी ईयर 1 है उनके भी 126 मार्क्स हैं एथिक्स में। तो ऐसा अगर होता तो मेरे एथिक्स में भी कम आने चाहिए थे। या इस बार के अगर हम टॉपर मार्कशीट में देखें तो जो प्राची चौहान की मार्कशीट है AIR 260, तो उनकी मार्कशीट में हम देखते हैं कि जीएस पेपर में 455 नंबर है। तो अगर हिंदी मीडियम के लिए वो बैरियर होता तो उन पर भी वो चीजें आती। तो मुझे लगता है सर कि जो मेन बैरियर है वो है स्टडी मटेरियल का, वो है एक प्रॉपर डायरेक्शन का, वो है एक गाइडेंस को लेकर के। वो जो कमी हिंदी मीडियम की वो मेन कमी है, ना कि यूपीएससी ऐसी कोई पार्शियलिटी कर रही। और एक चीज मैंने और देखा है, जैसे जब भी मैं मेंस के बच्चों से मिला हूँ हिंदी मीडियम के, तो वो मेंस के लिए उतना रेडी नहीं रहते हैं। मैक्सिमम उन्होंने अपना टाइम प्री पे ही दिया है। ये एक बड़ा बैरियर मुझे दिखा है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हिंदी मीडियम में जैसे मैं खुद को देखता हूँ तो हमारे अंदर शुरू से एक सेल्फ डाउट भर आ जाता है कि हमारा यूपीएससी होगा नहीं। तो हम पूरी जितनी अपनी जान है वो लगा देते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। कि जब मैं प्रयागराज में था तो उधर यही एक चीज चलती थी पूरी कि आपका यूपीएससी होगा ही नहीं। तो मैंने भी पूरी जो जान लगाई स्टार्टिंग में कि मैंने जनवरी से पूरी तरीके से छोड़ दिया था मेंस पढ़ना कि अब प्रीलिम्स ही हम पूरी तरीके से करेंगे 6 महीने, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। तो इस वजह से वो जो माइंड सेटअप है कि प्रीलिम्स तो होगा ही नहीं, तो पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, जब होगा तो देखा जाएगा मेंस का। तो वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि आप वो सेल्फ डाउट हिंदी मीडियम के बच्चे खत्म करें। और अगर मेरे जैसा बच्चा कर सकता है तो हर हिंदी मीडियम के बच्चे से मैं यही कहूंगा कि आप वो सेल्फ डाउट खत्म करिए और मेंस को लेकर के बहुत तैयारी करिए, क्योंकि वही है एट लास्ट। आपको आप देखेंगे तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, उसमें आप 120 ले आए, 130 ले आए। हिंदी मीडियम के मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले बच्चे हैं जिनके 130-35 नंबर आते हैं कि उन्होंने इतना सारा PYQ रट लिया, सब कुछ रट लिया, पूरे घटना चक्र को रट लिया। लेकिन वो उससे बहुत जरूरी है कि आपकी ये सारे समय देने के बजाय आप प्रीलिम्स में भले ही क्वालिफाइंग करें, लेकिन आप मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करिए। ढेर सारी आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है कि वही आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं। आपने कितने आंसर लिखे, कितने टेस्ट आपने मेंस में लिखे? मेंस के जो टेस्ट है सर, मेरा ऐसा लगता है कि मैंने दोनों ही साल में कि हर जीएस पेपर में अगर हम 4 से 5 टेस्ट लिख लेते हैं और ऑप्शनल में लगभग अगर 14-15 टेस्ट लिख लें तो वो ओवरऑल इनफ हो जाते हैं कि उससे आपके पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी हिंदी बैरियर पे ही आते हैं जी कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल रहा है आपका? टेक्नोलॉजी सर आज के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो गई है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं उतना चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज नहीं कर पाया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने इनका बहुत ज्यादा यूज किया है, क्योंकि जो इस तरीके से एक नया ट्रेंड एग्जांपल को लेके आ गया है या फिर कई सारे डायमेंशन को कवर अप करने को लेकर के आ गया है। तो ये जो चैट जीपीटी या जेमिनाई है उससे हम देखते हैं कि हम अगर उनको पॉइंट समझा दें तो वो हमारे अकॉर्डिंग चीजों को एग्जाम्पल के साथ समझाने लगती हैं, या किसी भी पॉइंट पे आपको एक साथ चीजें कंक्रीट मिल जाती हैं। इससे पहले जब हम गूगल सर्च करते थे तो हमें कई चीजों पर कंक्रीट नॉलेज नहीं मिल पाती थी।
थी। अब ये चैट जीपीटी या जेमिनाई ने इन चीज़ों को बहुत सरल किया है, और सबसे ज़रूरी है कि हमारी लैंग्वेज में सरल किया है। अगर हम उनको बोलते हैं कि आप हिंदी में करिए तो बहुत ही अच्छी ईजी लैंग्वेज में, कभी कभी तो और ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में, या यूपीएससी की लैंग्वेज कभी कभी तो मैं बोलता हूँ कि उस तरीके से समझाओ, तो उस तरीके से उनका जो एक तरीका है, ये जो भी एआई है, तो ये चैटबॉट ने बहुत चीज़ों को सरल किया है और उनका बहुत यूज अब हम कर रहे हैं और हमें करना भी है। वो चाहे प्रीलिम्स का स्तर हो, मेंस का स्तर हो या इंटरव्यू हो, तीनों ही स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गई है टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी, खासकर इंटरनेट, एआई टूल्स, ये दिखा रहे हैं कि एजुकेशन काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया है, रिमोट एरिया में पहुंच रहा है, या फिर लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप आने वाले टाइम में या इस टाइम पे भी चैट जीपीटी ने उन सारी चीज़ों को बहुत सरल किया है कि जो चीज़ें हमें पहले इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी, कि अगर एक ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन हमें पता था कि हम उसको लिख नहीं सकते थे एग्जाम में, कि इतने बकवास तरीके से वो ट्रांसलेशन कई सारे आते थे, तो वो चीज़ को सरल करके और वो जो कंक्रीट तरीके से हमारे पास आते हैं, और इवन जिस तरीके से हम उन्हें समझाते हैं, अगर हम उन्हें बोलें कि किसी भी पॉइंट को मल्टीपल डायमेंशन में बताओ, तो सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, तो इन सारे एस्पेक्ट में वो चैट जीपीटी हमें तोड़ के दे सकता है। जबकि गूगल पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जैसा देंगे हमें वैसा पढ़ना पड़ेगा, जबकि चैट जीपीटी में हम जैसा बोलेंगे वो वैसा बना के देगा। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चों में सेल्फ डाउट होता है, उसके लिए आप 4 से 5 बेस्ट चीजें बताइए जो उनको सेल्फ डाउट को ओवरकम कर पाए। जिससे सबसे पहली जो बेस्ट चीज़ है सर, कि वो मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर बहुत बचपन से कोई गाइडेंस नहीं रहा, या मैंने किसी हिंदी मीडियम के साथ ये है कि उन्होंने कभी किसी बहुत बड़ी स्कूलिंग से नहीं किया होगा, उनकी स्कूलिंग एक नॉर्मल सी होती है, गाँव के बच्चे होते हैं मोस्टली वो। तो मेरे साथ भी यही है, मैं भी गाँव से ही आया हूँ और मैंने भी कोई भी स्कूलिंग कहीं बहुत बड़े कॉलेज है उससे नहीं पूरी की है। तो जिस तरीके से स्कूलिंग का, इन सारी चीज़ों का एक दिमाग में सेल्फ डाउट होता है कि आप यूपीएससी में आएंगे तो आपको कॉम्पिटिशन IIT IIM मेडिकल के बच्चों से होगा, बहुत बड़े बड़े कॉलेज के बच्चों से होगा, तो उनसे फियर नहीं रखना है। आप अगर इधर आएंगे, आपका अच्छा स्ट्रांग है बेसिस, और आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, आपने यूपीएससी को बेहतर ढंग से समझा है, तो आप उनके बराबर में रहेंगे। आप अपने मन से पूरी तरीके से सेल्फ डाउट निकाल लें। दूसरा जो है हिंदी मीडियम के साथ, वो मटेरियल को लेकर के इशू है कि उन्हें ये लगता है कि बहुत हिंदी मीडियम को लेकर मटेरियल बहुत कम है। तो अगर देखें कि प्रीलिम्स को लेकर तो मटेरियल की समस्या नहीं दिखती है, क्योंकि वहां वो सारी स्टैंडर्ड्स बुक्स वो सारी हिंदी में आ चुकी हैं और हर कोई उन्हें पढ़ के कर सकता है। मेंस के स्तर पे जब आपको ये समस्या दिखती है, तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल दें कि आपको केवल हिंदी मीडियम टॉपर्स कॉपीज देखनी है। आप इंग्लिश मीडियम टॉपर कॉपीज को देखिए, आप बिल्कुल आपकी जो AIR 1 की कॉपियां हैं, 2, 3 की कॉपियां हैं, जैसे मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर और श्रुति मैम की कॉपियां बहुत ध्यान से देखी, तो वो बहुत जरूरी है। आप अपने मन में ये मत रखिए कि आप हिंदी मीडियम टॉपर कॉपी देखेंगे, आप मेरी ही कॉपी देखेंगे। आप AIR 1 की कॉपियां देखिए, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपके मन में, जब आप ये सारी चीजों को देख के फॉलो करेंगे, तो आपके मन से मीडियम का जो एक बैरियर है, मीडियम को लेकर डाउट है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कि अब आपकी कॉपी AIR 1 जैसी दिख रही है, क्योंकि आपने उनसे सीख के लिखा है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है वो सेल्फ डाउट को जरूर खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है कि ना केवल आप अपने ही मीडियम की कॉपी पढ़ें, बल्कि थोड़ा सा रेडी रहें कि अगर कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी अच्छी मिल रही हैं, कुछ वैल्यू एडिशन है, तो उसको भी देख के आप ट्रांसलेट कर लें या फिर उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है सर कि आपको बहुत सारे कंटेंट जब भी हम देखेंगे वो इंग्लिश में ही मिलते हैं, तो आपको ये बहाना नहीं देना है, आपको ये चीजें नहीं देनी है कि कंटेंट कम है। आपको जहां से भी यूपीएससी में मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनना है, तो आपको वो सारे कंटेंट खोजने होंगे, आपको वो सारी चीजें करनी होंगी। और जो बच्चा वो करेगा वो श्योर है, जैसे मैंने एथिक्स के पेपर में वो सारी चीजें अप्लाई की हैं, तो शायद उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी जीएस पेपर 1, 2, 3 में मैं वो सारी चीजें अप्लाई कर पाऊं कि उनकी टॉपर्स की कॉपीज से, तो शायद उनमें भी आने वाले टाइम में वो रिजल्ट दिखेगा। तो बच्चे को यही ध्यान रखना है कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग, AIR 1 के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें, आपको वो कंटेंट लिखने हैं, आपको वो सारे चीजें जो भी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो आप उनको ट्रांसलेट करिए, आप जहां से समझ सकते हैं आप वहां से समझने का ट्राई करिए। इवन न्यूज़पेपर में भी जब आप देखते हैं, तो वो बहुत जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वो इंग्लिश में अच्छे न्यूज़पेपर हैं, आपको हिंदी में उतने अच्छे न्यूज़पेपर नहीं मिलते। तो आपको पढ़ना है तो आपको इंग्लिश उतनी समझनी होगी कि आप उनको पढ़ सकें, आप उनको ट्रांसलेट करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो आपको बहाना नहीं देना है कि इंग्लिश में कंटेंट कम है, आपको वो इंग्लिश के कंटेंट को समझ के आपको अपने जो भी आपकी नोट्स है उसमें आपको वैल्यू एडिशन वो चीजें करनी। ओके, अगर हम लोग यूपीएससी का सक्सेस रेट देखें तो लगभग 0.2% से भी कम है, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है कि क्या ये एक्चुअल में एग्जाम ऑफ नॉलेज है, या फिर एग्जाम ऑफ स्ट्रेटजी या माइंडसेट का है, या फिर एग्जाम ऑफ लक है? आपके हिसाब से क्या है?
इसमें तो सर जो स्ट्रेटजी और हम बाकी चीजें देखते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी एक जो तैयारी है उसके जो एग्जाम हम देखते हैं बार बार की, उसमें क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं वो रट के नॉलेज से आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्मार्ट जो रीडिंग है, कि उसमें आप जिस तरीके से, मैं अगर देखता हूँ तो मैंने मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगी लोगों के पास जिनके 6 अटेम्प्ट हैं 7 अटेम्प्ट हैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रखी होगी, लेकिन जब बात आती है आंसर राइटिंग को लेकर के, जिस तरीके से आप फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक स्मार्ट रीडिंग दिखाता है कि आपने किस कम समय में कितने कम सोर्सेज के साथ आपने वो सारी चीजें आपके आंसर्स में दिख गई, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो लक की बात आती है वो एक जरूर इंपॉर्टेंट रोल है, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 2600-2700 बच्चों ने इंटरव्यू दिया उनमें बहुत गैप नहीं रहा होगा नॉलेज बेस पे या फिर उनकी स्ट्रेटजी में, वो कहीं ना कहीं जिन 1000 बच्चों का दिन अच्छा रहा होगा इंटरव्यू का, या उनके किसी एक पेपर में नंबर अच्छे हो गए होंगे, तो इस तरीके से उनकी मेहनत और उनका संघर्ष सबका बराबर है 2600 का, लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके साथ बहुत कभी कभी कुछ चीजें अच्छी चली गई, एक दिन अच्छा चला गया, तो उनका नाम पीडीएफ में जरूर दिख गया, तो वो बहुत जरूरी है कि वो 2600 ने बहुत ही मेहनत की होगी, तो लक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। ओके, सो अगर हम सक्सेस रेट देखें लेस देन 0.2%, और आपने बोला कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, IITians होते हैं, MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कभी आपको ऐसा खुद से सेल्फ डाउट हुआ कि मैं कर पाऊंगा? जिस तरीके से आपका परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, बैकग्राउंड है, आपको कभी सेल्फ डाउट इसके लिए हुआ कि मैं भी हो सकता है ऐसा कि एग्जाम को क्लियर ना कर पाए? ये सेल्फ डाउट तो सर प्रीलिम से पहले बहुत हुआ, 2024 के प्रीलिम से पहले, और जैसे एक स्टोरी भी है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उधर जो रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाते थे, तो उन्होंने मैंने एक बार उनसे बोला कि सर मुझे यूपीएससी करनी है, तो उन्होंने ये बात बोली भी कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों को लाठी से मार के भगाएंगे कि तुम लोग तो मतलब तुम बीएड करो, टीचर उचर बनो, हिंदी मीडियम के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो वो चीजें जब माइंड में आती हैं तो एक सेल्फ डाउट जरूर बन जाता है, कि प्रयागराज में रह के काफी टाइम से हम देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का वो क्रेज नहीं रह गया अब, कि उतने सारे बच्चे नहीं आ रहे, तो वो सारे जब हम डाटा फैक्ट फिगर पे आते हैं तो हमारा एक सेल्फ डाउट बन जाता है। लेकिन जिस दिन से मेरा प्रीलिम्स निकला उस दिन से मुझे ये लग गया कि अगर मैं प्रीलिम्स निकाल लिया हूँ, और इधर मैं जब मेंस में आया मेरे पहले अटेम्प्ट में ही 757 मार्क्स आ गए, तो मुझे ये लगा कि मैं सही पाथ पे हूँ और मैं कर लूंगा, कि अब ये चीजें मेरे हाथ में है कि अब अगर मैं सही स्ट्रेटजी लगाता हूँ, और फिर जिस तरीके से मैंने इस अटेम्प्ट में चीजों को अपनी इनरिच किया मेंस में, तो वो सेल्फ डाउट फिर आना खत्म हो गया कि वो सारी चीजें हम कर लेंगे। तो क्या प्लान भी आपने कुछ रखा था, या फिर मतलब लोगों का होना चाहिए प्लान भी? प्लान भी सर मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में कहीं ना कहीं वो जो लक वाली मैंने बात बताई कि 2700 बच्चे हैं, हो सकता है आपकी दिन अच्छा ना हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी ना हो कि आप 1000 में ना आ पाए, तो वो प्लान भी बहुत जरूरी है। और मुझे पर्सनली टीचिंग बहुत पसंद है, तो मेरे मन में हमेशा वो प्लान बी के रूप में रहा, और मेरा अभी मैंने इसीलिए मैंने हिस्ट्री से JRF भी मेरा क्लियर है, तो मेरे मन में यही था कि अगर मेरा हो गया तो ठीक है, मैं पूरे 10 से 6 अटेम्प्ट अपने ट्राई करूंगा, अगर मेरा 6 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो वो टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही बच्चों को समझाता रहता हूँ। और एक सर कभी कभी आप मजा भी लेते थे कि आदित्य की एक पैरेलल मेंटरशिप चलती है, तो वो एक चीज रहेगी, मैं हमेशा बच्चों से थोड़ा समझाता रहता हूँ, तो वो हमेशा एक प्लान बी के रूप में रहा कि अगर नहीं होता है मेरा तो टीचिंग में मैं करूँ। तो जो आपका पैरेलल मेंटरशिप था वो आपको इंटरव्यू में हेल्प किया? हाँ, वो चीजें सर काफी रहती हैं इंटरव्यू में या मेंस के स्टेज में भी, कि सबसे जो फायदेमंद चीज रहती है कि जिन भी बच्चों ने कोई भी वैल्यू एडिशन किया या कोई नया डाटा सीखा, तो मुझसे एक बार दिखाने आ जाते हैं कि आदित्य भैया देख लो कि ये अच्छा है कि नहीं, तो मुझे इस तरीके से वो सारी चीजें पता चलती रहती हैं कि मेरे से कौन सा बच्चा किस तरीके से इंट्रो लिख रहा है, किस तरीके से वो डायग्राम्स नए डायग्राम सीख रहा है, तो इससे तो आप एक ये फायदा होता है कि आप जुड़े रहते हैं उन चीजों से। और जो दूसरी चीज है वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, और वो काफी चीजें हैं, तो वो इंटरव्यू के स्टेज में भी आपको काफी हेल्पफुल कर देती हैं। जो बच्चे मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, खासकर जो बहुत इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो इनको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, तो आप उसके लिए कुछ सजेस्ट करें? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का सर जो नए बच्चा होता है वो तो बहुत डरता है। मैं तो बहुत ज़्यादा रहता था कि इंट्रो ही सबसे पहला एग्जामिनर देख रहा है, अगर मेरा वही नहीं लिख पाया तो इंट्रो एक तो लिखना है कि नहीं लिखना है, ये भी एक डाउट हो जाता है सबसे पहला, तो कि लिखेंगे तो कितना बड़ा लिखेंगे। तो इंट्रो आपको ज़रूर एक शॉर्ट में आप 2-3 लाइनों में बता सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को, बस ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़े इंट्रो में ध्यान रख सकते हैं। जैसे GS पेपर 1 का अगर मैं देखूँ तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई मुगल पीरियड आए या गुप्ता
पीरियड है तो आप उसका एक ओवरऑल जो भी आप चीजें हैं कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उसको एक ओवरऑल जो उसकी उपलब्धियां हैं उसको अगर हम कंक्लूड वे में एक अच्छे शब्दों में अगर हम इंट्रो में डाल दें 2-3 लाइनों में तो वो ओवरऑल डाल सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी है तो उधर मोस्टली हम डिफिनेशंस लिखते हैं कि अल नीनो ला नीनो कुछ भी आ रहा है तो उसका एक जो डिफिनेशन है हम वो डाल के वहां पे बता देंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। और सोसाइटी या फिर बाकी हम देख सकते हैं सोशल जस्टिस हो या सोसाइटी हो तो उधर हमारे पास डाटा फैक्ट होते हैं कि जब भी महिलाओं को लेके क्वेश्चन आए, वृद्धों को लेके क्वेश्चन आए या एसटी को लेके क्वेश्चन आए तो मोस्टली हम ट्राई कर सकते हैं कि वहां के इंट्रो में हम कि कितने % हमारे ये जनसंख्या में इनकी भागीदारी है या इकोनॉमिक इनकी कितनी भागीदारी है इस टाइम में। तो इस तरीके से हम वहां पे डाटा के साथ जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है GS2 का कि जब हम पॉलिटी के आंसर्स लिखें तो जिस तरीके से इस बार हमने देखा कि 2025 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से क्वेश्चन आए, अधिकरण से क्वेश्चन आए तो वहां पे आपके पास ढेर सारे जजमेंट्स हैं तो आप उन जजमेंट को कोट करिए, आप इंट्रो में वो सारी बातों को डालिए कि अगर आपको आर्टिकल 21 को लेकर के विस्तार को लेकर क्वेश्चन आए तो आप वहां पे इंट्रो में ही वो सारे मेनका गांधी केस से लेकर के वर्तमान के जितने भी सारे केस हैं या एग्जांपल के रूप में अगर मैं देखूं तो अभी जस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर केस आया तो वहां पे आप जय ठाकुरवाद वो आप स्पेशली कभी ऐसा क्वेश्चन आता है या महिलाओं के लेकर के क्वेश्चन आ गया कि आप लीव को लेकर मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप इंट्रो में ही शुरू कर दीजिए कि जय ठाकुरवाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। या फिर आगे GS3 का क्वेश्चन देखें तो उधर अगर इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि नक्सलवाद कितने % एरिया में है या फिर आतंकवाद की घटनाओं का डायरेक्ट आप डाटा दे दीजिए कि कितने % आतंकवाद घटनाएं हैं, कितने देश इसमें संलिप्त है। तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट है तो आप उधर बताइए कि कितने % क्षेत्र से 59% हमारा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, 12% हमारे बाढ़ से क्षेत्र है, 8% हमारा ऐसे भूस्खलन का है। ऐसा लग रहा है कि डाटा आपसे निकल रहा है, मतलब डाटा पूरे एकदम रट के बैठे हैं। हाँ, ये सर मेंस की ऐसी जर्नी है कि जब हमें 7 मिनट में आंसर लिखना है तो उस आंसर में हम इतने लिखते लिखते टेस्ट इतना वो हो जाते हैं कि अभी मेरे को शायद मेंस लिखने के बाद मैंने शायद ये डाटा रिवीजन भी नहीं किए होंगे। ये वो डाटा है जो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो चुके हैं क्योंकि 7 मिनट में मुझे सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो मेरे ये जो इंट्रो है, ये जो डाटा है, ये आपके माइंड में एकदम वो आपके मसल्स प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए कि आप लिखो तो वही लिखा जाए तुरंत। तो ये बड़ा जिस स्पीड से आपके पॉइंट जनरेट होते हैं वो एक दिखा रहा है कि आप खुद ChatGPT जैसे होते जा रहे हो कि आपको बस एक क्वेश्चन सोचा आपका आंसर आ गया। हाँ, ये बहुत जरूरी है सर। मुझे लगता है कि अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो ये वाली क्वालिटी, और मेंस में ही नहीं बहुत सारे बच्चों में सब में है, तो ये वाली क्वालिटी बड़ी जरूरी हो जाती है सर कि अगर आपको मेंस में अच्छा करना है। ओके आदित्य, आपका एथिक्स में 126 मार्क्स था फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकेंड अटेम्प्ट में भी। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आपका एथिक्स का जो अप्रोच था वो बहुत इफेक्टिव था। तो एथिक्स की आपकी स्ट्रेटजी कैसे थी, मतलब क्या कैसे अलग थी बाकियों से? इसमें जो मैं सर मजाक में हर जगह बोलता हूँ कि अगर एथिक्स में नंबर लाने हैं तो आपको जीवन में एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो आंसर राइटिंग में अगर मैं देखूं तो आंसर राइटिंग को लेकर के एथिक्स शुरू से ही, एथिक्स मैंने कभी बहुत किसी टीचर से या किसी उनसे नहीं पढ़ी क्योंकि जब मैं मेंस के समय आया था तो मैं एथिक्स उतनी आंसर राइटिंग मेरी थी नहीं। लेकिन जब मैंने पहले अटेम्प्ट में पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, कि बहुत अप्लाइड पेपर आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले वो शुरुआत ही टॉपर्स कॉपीज से की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक केस स्टडी किसी टीचर से नहीं पढ़ी होगी कि किसी टीचर कोई मुझे सिखाएं कि स्टडी कैसे लिखनी। मैंने वो सीधा टॉपर कॉपीज से ही शुरू की। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा फायदेमंद रहा कि मैं शुरू से ही वो AIR1 जैसे कॉपियां मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर या श्रुति मैम की बताई, उन दोनों के ही 141 मार्क्स रहे एथिक्स में। तो वो शुरू से ही मैंने आंसर राइटिंग में वो सारी चीजों को डेवलप किया कि एथिक्स में जैसे केस स्टडी में बच्चे डायग्राम्स नहीं डालते, तो मेरा शुरू से रहा है कि मैं केस स्टडी में भी 1-2 अपने डायग्राम वो चीजें बना के डालता हूँ। या फिर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं कोट्स लिख सकूं। जब भी कोट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनका कंक्लूजन लिखूं तो किसी अदर कोट से लिखूं कि अगर महात्मा गांधी का कोई कोट है तो मैं सेम वैसा ही कोट, अगर महात्मा बुद्ध का है तो मैं उन सारे कोट को वहां पे डाल सकूं। और इसके साथ जो एथिक्स में मेरा हमेशा ट्राई रहा है कि मैं बहुत सारी डायमेंशन को कवर करना चाहता हूं एथिक्स में, कि या केस स्टडी है तो मैं उधर वो सारे जैसे उसमें जो भी एक्ट है हमारे, अगर कोई भी अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो वहां पे मैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 डालूंगा, मैं वहां पे विसल ब्लोअर एक्ट 2013 वो वहां पे आएगा ही आएगा। या फिर इवन कंक्लूजन में मैं भी डाल सकता हूं कि भ्रष्टाचार जो इंडेक्स है हमारा, करप्शन इंडेक्स, वहां पे इंडिया की रैंक 96 है, तो हमें आने वाले टाइम में उसको सुधार करना है। तो वो सारी नॉलेज जो है आपकी वो आपकी कॉपी में आनी चाहिए कि इस तरीके से आप वहां पे उन सारी चीजों को डालिए। और कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एथिक्स में मैंने बड़ी लगाई कि जब भी भ्रष्टाचार को लेके आया तो मैं उसमें, जैसे सिंगापुर का एक पीयर रिव्यू सिस्टम है तो उस तरीके से जर्मनी के कई सारे मॉडल हैं, वहां की जो सिविल सर्विसेज हैं, तो मैं हमेशा वो बेस्ट प्रैक्टिस में वो सारी चीजें जरूर डालता था कि मिशन कर्मयोगी में हम इन सारी चीजों को ऐड कर देंगे। तो ये बड़ा जरूरी है एथिक्स में। ये सारी एथिक्स में आपका कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उनका कितना रोल रहा
आपके आंसर राइटिंग में? हाँ, वो सर बहुत जरूरी रहा कि मैं कई बार एग्जांपल्स भी उसमें डालता हूँ, तो मैं अपने पर्सनल जीवन से रिलेटेड ही, वो मेरे जो एग्जांपल्स है, मैंने बहुत कम एग्जांपल्स ऐसे लिखे हुए बनाए हैं सिविल सर्वेंट के। जनरली मैं क्या काम करता हूँ कि अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स ही डाल देता हूँ। जैसे मैं, लोग कहते हैं कि उनके मेरे नोट्स दे दो कुछ, तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने कोई बहुत ऐसे नोट्स बनाए नहीं कभी। मैं जैसे अगर कहीं नैतिकता को लेकर, समानुभूति को लेकर आ रहा है, तो वो फ्लो में जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया कि कोई सड़क पे पड़ा कचरा है, आपने उसको आपने डाल रहे हो, ये भी नैतिकता का एक सेंस है। आप किसी भूखा आदमी, आप उसको रोटी दे रहे हो, आप उसको खाना दे रहे हो, ये एक नैतिकता का सेंस है। तो इस तरीके से वो सारी एग्जांपल्स मैंने कहीं पे लिखे नहीं हुए हैं, वो रैंडम मेरे दिमाग में आते हैं और मैं उनको डाल देता हूँ। लेकिन आपको कुछ चीजों को लेके आपको बनाए रखने हैं। आपको अच्छे जो सिविल सर्वेंट हैं या जिनको पद्मश्री पद्म भूषण मिलता है, आप उनके देखिए नाम, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, भारत रत्न जिनको मिले, तो आप उनके एग्जांपल्स आप रखिए। बाकी आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स वो आपको जरूर डालने, उनके बिना, क्योंकि बहुत अप्लाइड पेपर आ रहा, तो आप ये रटे रटा एग्जांपल से काम नहीं चल पाएगा आपका। तो वो डेली लाइफ मुझे लगता है कि मैंने वो खूब। तो ये दिख रहा है कि आप जो इथिकल लीडर्स थे या इथिकल लीडरशिप से काफी इंस्पायर्ड थे, उनको अपने आंसर्स में बहुत यूज करते थे। जी जी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ थ्योरीज वगैरह कोर्स हो गए, तो ओवरऑल मतलब इन सब चीजों की वजह से आपका मार्क्स काफी अच्छा रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ये एथिक्स में बड़े जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे में भी आपके मार्क्स अच्छे हैं जी। ऐसे में आपका क्या अप्रोच रहता था इंट्रोडक्शन लिखने का? खासकर जब हम नए बच्चों से मिलते हैं, ऐसे लिखने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन लिखने का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, एक बार उस पर कुछ बताइएगा। हाँ, एस्से लिखने का सर, जैसे 2 एस्से लिखने हुए हैं मैं, तो मेरा शुरू से दोनों ही बार ये ऐसा रहा कि मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो एक एस्से है वो मेरी किसी एक कहानी से शुरू हो जाए, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि एस्से से टू द पॉइंट लिंक हो, और जो दूसरा मैं एस्से लिखता हूँ वो मैं किसी पंक्ति या किसी कविता से शुरू करना चाहता हूँ। कि लेकिन सर कविता या पंक्ति से मेरा मानना है कि तभी आपको शुरू करना है जब आपके पॉइंट टू, मतलब जो भी निबंध की डिमांड है वो आपको एग्जैक्ट डिमांड को पूरा करे। आपको जबरदस्ती वो पंक्ति ला करके फिर आप नीचे की 25 लाइनें सिर्फ ये बात प्रूफ करने में लगाएं कि आपने सही लिखा है, तो वो एक खराब चीज है। उसके बजाय आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं मिल रही हैं पंक्तियां तो आप स्टोरी से शुरू करिए, आप डायरेक्ट शुरू करिए, निबंध की बात को एक्सप्लेन करिए, वो अच्छा है। लेकिन किस्मत ऐसी रही कि मेरे दोनों बार एक एक जो मेरे निबंध का टॉपिक था उससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो मुझे पंक्तियों में याद रहे। जैसे मुझे याद है कि इस बार का निबंध का जो टॉपिक था वो ऐसा था कुछ कि जीवन में आपको मतलब एक गंतव्य के रूप में ना मान के आपको लगातार चलते जाना है। तो उस पे मेरा एक जो कोट था वो यही था, जयशंकर प्रसाद की लाइन थी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो ये डायरेक्ट मेरे निबंध के टॉपिक से लिंक हो रहा है कि आपको एक गंतव्य नहीं मान लेना है अपने जीवन को, आपको लगातार चलते जाना है। तो उससे डायरेक्ट ये लिंक हो रही थी। तो जब भी आपका कोई टॉपिक ऐसे डायरेक्ट लिंक हो जाए तो आप डायरेक्ट इंट्रो में आप इन चीजों को शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करिए। लेकिन अगर चीजें नहीं शुरू हो रही, जैसे जो मेरा निबंध का दूसरा टॉपिक था कि जीवन के जो सबसे कठिन अनुभव होते हैं, जीवन के जो सबसे अच्छे अनुभव होते हैं वो किसी मतलब कठिन चीजों से ही हम सीख पाते हैं। तो इसमें मेरे पास अब डायरेक्ट कोई वो चीज नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी शुरू की। जिस तरीके से एक मतलब अगर हम एक स्टोरी लें यहाँ पे, तो जिस तरीके से एक भीमराव अम्बेडकर की जी की एक कहानी हमने वहां पे डाल सकते हैं कि एक बच्चा है और जो मतलब हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, और एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो एकदम बारिश का मौसम है, चारों तरफ बिजली कड़क रही है, और वो बच्चा आता है और अपने छोटे छोटे कदमों से वो दौड़ता हुआ जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरी माँ की तबीयत खराब है। और वो डॉक्टर भी आता है उसके साथ चलता हुआ, लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है कि वो एक दलितों की बस्ती में आ रहा है, तो जिस तरीके से डॉक्टर मना कर देगा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करूंगा, और वो वापस लौट जाता है। तो ये जो जीवन का सबसे कठिन अनुभव है उस बच्चे का, कि जब एक उसकी जाति के कारण उसका एक जो डॉक्टर है उसकी माँ का इलाज करने से मना कर देता है, वो माँ जो उसके लिए सब कुछ है, वो माँ जब उसकी जाति के कारण वो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उस बच्चे ने वो सीखा कि आगे चलकर वो जाति प्रथा को ही समाप्त करने के लिए लड़ेगा। तो उन्होंने आगे चलकर अपने जीवन में जिस तरीके से वो काम किया, तो एक इंट्रो में वो एक एग्जैक्ट आपने एक 8-10 लाइनें लिखी और आपने एग्जैक्ट वो बात कन्वे कर दी कि किस तरीके से सबसे कठिन अनुभव उन्होंने अपने जीवन के यहाँ से सीखा। बिल्कुल। एक चीज मुझे समझ में आई कि जैसे आपने अंबेडकर की स्टोरी बताई जी, तो कहीं ना कहीं आपने वो स्टोरी बताई जो बाकियों को नहीं पता है जी। तो ये दिखा रहा है कि आप नॉवेल्टी पे भी फोकस कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी हमको नहीं यूज करनी है ऐसे में जो बहुत रिपीटेडली यूज हो रही है। हाँ बिल्कुल। उससे फिर एग्जामिनर का जो पढ़ने का इंटरेस्ट आता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें सर अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया है कि दो, जैसे रोजा पार्क्स की कहानी हो गई या मलाला यूसुफजई, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं देखूं कि एडिसन और महात्मा गांधी, ये जो ऐसी कुछ 4-5 बच्चों ने, जब हम इनिशियल देखते हैं कि 2021-22 का पीरियड है, तब इससे में ऐसी स्टोरी बहुत ही कम बच्चे सोच सोच के लिखते थे, बट अब ये बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं कि हर बच्चे को आपके, अगर हम पूरा ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 2700 बच्चों ने वहां पे रोजा पार्क्स और एडिसन का नाम तो कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा।
होगा। तो हमें लगता है, मुझे मेरा पर्सनली हमेशा ये ट्राई रहा कि मैं हमेशा उसका एक पैरेलल कोई नया एग्जांपल खोज के लाऊंगा कि अगर भले ही जैसे एडिशन के मैं वहां पे देखता हूं, तो एडिशन की जगह पे मैं कोई ऐसा एग्जांपल खोज के लाऊंगा जिन्होंने ढेर सारे प्रयास किए हों और वो सफल न पे हो पाए। जैसे राइट ब्रदर्स का मैंने देखा कि उन्होंने जो भी विमान बनाया उनमें बहुत बार असफल हुए वो। तो मुझे लग रहा है यही अप्रोच आपका एथिक्स में भी काम करता होगा कि आप वहां पे भी नए नए एग्जांपल, नए नए थॉट, नई थ्योरी सोचते होंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरे एग्जांपल्स लोगों से मैच ना खाएं, लेकिन वो एग्जांपल ऐसे हो जिन्हें पढ़ के एग्जामिनर तुरंत समझ जाए कि वो सारी चीजें वो आपको हमेशा अपने एग्जाम, जैसे कैलाश सत्यार्थी का एग्जांपल हम देखते हैं तो वो उतना कॉमन नहीं है एडिशन के जैसा, हम उनके नाम को बार बार डाल सकते हैं। तो वो एक बहुत जरूरी है कि आप ऐसे नाम डालिए कि जो हर बच्चा अपनी कॉपी में ना लिख रहा हो। ठीक है, अभी हम लोग करंट अफेयर पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी, करंट अफेयर आप कैसे कवर करते थे? करंट अफेयर के लिए सर मैंने मैगजीन मोस्टली फॉलो की है कि न्यूज़पेपर मैं उतना पढ़ नहीं पाया कभी। इंटरव्यू स्टेज में जरूर मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया इंडियन एक्सप्रेस को, लेकिन वैसे मैं उतना नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मेरे लिए जो मैगजीन है और वो बड़ा जरूरी है, जो भी मैगजीन है आप उनको फॉलो करिए, मंथली मैगजीन, क्योंकि वो एक आपको कंक्लूड वे में टॉपिक वाइज मिल जाती है, तो बड़ी अच्छी होती है। सो हम लोग कोई एक टॉपिक लेके समझते हैं कि मान लीजिए कोई न्यूज़ है, अब आप उसको प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे, क्योंकि आपने तीनों स्टेज क्रॉस किया है। जी सर। तो आपको एक आइडिया होगा कैसे इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। अभी जैसे इजराइल ईरान टेंशन काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, अगर इस टॉपिक को हमको प्री मेंस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना हो तो आपका अप्रोच कैसा रहेगा? सर प्रीलिम्स का एग्जाम जब हम देखते हैं तो हमने पीवाईक्यू में लगातार देखा कि जैसे इससे पहले अफगानिस्तान को लेकर काफी जब वहां पे टेंशन थी तालिबान को लेकर के, तो यूपीएससी ने वहां पे क्वेश्चन 2023 में डायरेक्ट पूछ लिया कि अफगानिस्तान की बाउंड्री किन देशों के साथ लगती है। तो इस तरीके से जब भी इजराइल या ईरान का अभी ये टेंशन पूरा चल रहा, तो इजराइल की बाउंड्री किन देशों से लग रही है, ईरान की बाउंड्री किन देशों से है, या इवन रेड सी या होर्मुज को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि फारस की खाड़ी की बाउंड्री किन देशों से है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। दूसरा वो जो क्षेत्र जैसे तेल अवीव पे ईरान ने इतनी फायरिंग की या उसको लेकर के, जेरूसलम को लेकर के, या ऐसे कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किस एरिया में बिलोंग करते हैं, इनको लेकर के। या फिर जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान पे ये पूरी जो घटना चल रही है ये हो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा प्रीलिम्स को लेकर आ सकता है कि वो जो एनपीटी है, सीटीबीटी है, एनएसजी ग्रुप है, वासेनार अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें एक वापस चर्चा में आ सकती हैं कि इंडिया उसमें शामिल है नहीं है, ये कब की आई हैं। और इसके साथ अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के हम देखें तो वो पूरा न्यूज में है कि अब्राहम अकॉर्ड में कितने देश हैं, वो कब आया है, यूएसए का क्या रोल है, या जो भी हमने देखे कि जो भी ऑपरेशन चलाए गए उन ऑपरेशन को लेकर के। तो ये प्रीलिम्स को लेकर के हमें इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना है कि बाउंड्री किन देशों से लग रही है, कोई भी ग्रुप है वो कब आ रहा है। बहुत नैरो होके नहीं सोचना है कि बस इजराइल ईरान टेंशन है तो बेसिक चीजें पढ़ लिए, बट जिस तरीके से आपने बताया मतलब बाकी चीजें भी देखनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू को देखेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर करंट को किस तरीके से प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान और तालिबान का था, तो केवल तालिबान अफगानिस्तान छोड़ के आपको वो बाउंड्रीज भी देखनी है कि अफगानिस्तान की बाउंड्री किन देशों से लगी हुई है। या फिर पिछली बार हमने देखा कि जिस तरीके से वेनेजुएला में हम देखे कि वहां पे इशू चल रहा था, तो उन्होंने वहां पे इन्फ्लेशन को लेके क्वेश्चन पूछ लिया कि वहां पे वेनेजुएला में अभी इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा, तो वो क्वेश्चन गलत थे। तो इस तरीके से आपको करंट में केवल ये नहीं देखना है कि इशू क्या चल रहा है, उसके आसपास का पूरा बैकग्राउंड और पीवाईक्यू को देखते हुए आपको वो सारी चीज करंट अफेयर को कवर करनी। लेकिन जब आगे हम मेंस को लेकर के आते हैं इसी टॉपिक को, इजराइल ईरान को, तो मेंस में आपको ये जो चीज आएगी वो ऐसे आएगी, या तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड उसको लेके आएगा कि ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है या इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वहां पे आपको इसको ऐसे आप इसको डायमेंशन में बांट सकते हैं कि जियो इकोनॉमिक कैसे लिखेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल, इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। तो जियो इकोनॉमिक में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, या फिर अगर हम देखें तो ऑयल को लेकर के, जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर के क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, वो जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। इसके अलावा वो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया को लेकर के, इंडिया का ट्रेड रूट चेंज हो जाएगा कि जब हम केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाएंगे तो 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, आयात खर्च बढ़ेगा। इंडिया में अगर हम वर्तमान में देख रहे हैं गैस को लेकर के इन सारी चीजें हो ही रही हैं, तो वो सारी चीजें जी। और होर्मुज को लेकर के, चूंकि ईरान ने अभी होर्मुज पे बैन लगा दिया है, तो पूरा जो ट्रेड है इंडिया का वो क्रूड ऑयल का 50% लगभग उधर से ही होता है ट्रेड हमारा। तो वो सारी चीजें किस तरीके से इंपैक्ट करेंगी। और ओवरऑल जो हम जियो पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो जिस तरीके से वहां पे यूएन और इजराइल का वो गठबंधन बन रहा, वो पोलराइजेशन जिस तरीके से होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा उस मिडिल ईस्ट में, तो उसको लेकर के उनपे क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
पड़ेगा। और जो जिस तरीके से यूएन अभी हम देखते हैं यूएनएससी उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहा, तो उसको लेकर के भी हम जो पॉलिटिकल में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजें, चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जैसा है, और ये सारी चीजें वहां पे कन्वे होंगी। और जियो स्ट्रेटेजिक के रूप में जो हम देखें तो उधर सुरक्षा को लेकर के कई सारे चीजें रहेंगी कि इंडिया ने जिस तरीके से अभी वहां पर चाबहार पोर्ट पे काम चल रहा है हमारा, तो वो काफी इंपैक्ट हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेररिज्म को लेकर के जो हम देखते हैं कि ईरान के वो कई सारे ग्रुप्स जो हूती हैं या फिर हिजबुल्लाह हैं, हमास है, वो सारे ग्रुप्स को लेकर के एक नई चुनौती हमें सामने आएगी। और ये कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर जियो स्ट्रेटेजिक में भी कई सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। तो जब भी हम मेंस के आंसर राइटिंग में रखें तो हमें ध्यान रखना है कि हम कई सारी डायमेंशन को कवर अप करें और उसमें इंडिया के ऊपर इंपैक्ट को देखना है। प्रीलिम्स के नजरिए से हमें वो फैक्ट देखने थे, अब आपको फैक्ट नहीं देखने हैं, अब आपको समझना है कि आखिर ये इजराइल ईरान वार को बहुत एक डीपली समझना है कि उसका सेंस क्या है, उसका इन फ्यूचर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। इवन ये भी समझना है कि इंडिया को क्या करना है आगे। जब हम देख रहे हैं कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट ये सारा प्रभावित हो रहा है, तो हम अगर देखें कि दीर्घकालिक रूप से इंडिया को क्या करना होगा कि उसे ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, या वर्तमान में उसे अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा कि दोबारा कहीं वार हो तो इस तरीके ना हो। तो आपको ये एक वे फॉरवर्ड सोचना है। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं सोचना, लेकिन जब आप मेंस आते हैं तो आपको बैठ के ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आप अपने मन से कोई ऐसा पॉइंट दे आओ कि आप ग्लोबल साउथ को ले आओ कि इंडिया क्या करेगा, ग्लोबल साउथ को लीडरशिप के द्वारा इस वार को समाप्त करने में मीडिएटर की भूमिका निभा देगा। तो इस तरीके से आपको कई सारे इनोवेटिव पॉइंट आपको निकालने हैं वे फॉरवर्ड। ओके, सो इंटरव्यू में जैसे इनोवेशन वाला एस्पेक्ट है, जी जी, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन का, अप्रोच का, इंडिया का क्या स्ट्रेटजी है या फिर इंडिया का स्टैंड क्या है, कैसे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। सो अगर हम इंटरव्यू का अप्रोच देखें इसी टॉपिक पे जी, तो उसमें फिर आपका अप्रोच कैसा था? इंटरव्यू में चूंकि सर ऐसे क्वेश्चंस वो लगातार बोलते हैं कि इंडिया, वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि आप मान लीजिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इंडिया के आप फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या इस पे मतलब स्टैंड लेंगे आप कि आप ईरान को, जो हम देखते हैं कि ईरान बहुत लंबे टाइम से इंडिया का मित्र है और अभी वर्तमान में देखें तो हम इजराइल की तरफ थोड़ा झुकाव रख रहे हैं, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बताइए आप क्या स्टैंड लेंगे। तो वहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि एज अ इंडिया, जब जिस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको ध्यान में रख के हमें हमेशा डिसीजन लेना है कि आप बहुत बेहतर ढंग से आप समझिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि हमें किस तरीके से वहां पे ध्यान रखना है। तो आप वो जो भी सॉल्यूशन दीजिए वो ये ध्यान रखिए कि वो इंडिया की जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हो और एथिकल हो। ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि हम एक तरफा ना हो कि आप सीधा कह दें कि हम इजराइल का साथ देंगे, इजराइल ने ऐसा ऐसा कर दिया, या हम ईरान का साथ देंगे। तो ये इंटरव्यू में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, उसको ध्यान में रख के हमेशा वो डिसीजन लें। और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप हमेशा ये टाल नहीं सकते हैं कि सर आगे यूएन में लेके चले जाएंगे, ये सारे मामले आप करेंगे, बट इंटरव्यू में हमेशा वो प्रेसाइज करते हैं कि आप डिसीजन लीजिए। तो आपको वहां पे हमेशा एक क्लियर माइंडसेट रखना है कि वो ध्यान में रखें कि डिसीजन मेकिंग स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम लोग को इसको समराइज करना हो कि यूपीएससी एक्चुअली प्रीलिम्स में किन चीज़ों को टेस्ट कर रही है, मेंस में किन चीज़ों का टेस्ट कर रही है, इंटरव्यू में वो क्या चीज़ देख रही है, तो इन तीनों चीज़ को एक ब्रीफली समराइज कर देंगे। ब्रीफली सर, मुझे प्रीलिम्स का जो पर्सनली लगता है कि वो पूरी तरीके से नॉलेज टेस्ट है, और आजकल जो एलिमिनेशन थोड़ा आ गया है तो स्मार्ट रीडिंग का थोड़ा सा रोल आ जाता है वहां पे। बाकी अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने खूब पढ़ाई कर रखी है कंटिन्यूटी के साथ, तो आप प्रीलिम्स कर लेंगे। वो पूरी तरीके से एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट है। मेंस में जब हम आते हैं तो मेंस में आपकी क्रिएटिविटी और आपका इनोवेशन जो दिखता है कि आपके हर आंसर राइटिंग में आप कुछ इनोवेटिव करेंगे, तो आपका इनोवेशन देखना चाह रहे हैं कि आप तुरंत के तुरंत आपकी जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो उसको देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 7 मिनट दे रखे। अगर वो 10-15 मिनट दे देंगे तो जिनका छठा अटेम्प्ट है वो श्योर कर जाएंगे, पहला अटेम्प्ट वाला श्योर बाहर हो जाएगा। वो 7 मिनट में इसलिए उन्होंने दे रखा है कि जो नया बच्चा है वो उसमें अपना इनोवेशन कितनी जल्दी दिखा देगा, इंस्टेंट वो चीजों पे कितना अच्छा रिएक्ट कर सकता है, या उसकी क्रिएटिविटी कितनी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मेंस में आंसर राइटिंग में वो देखना चाहते हैं। और चूंकि आपसे 9 पेपर लिखवा रहे हैं तो आपका हार्डवर्क भी देखना चाहते हैं कि आप एक दिन में 6 घंटे लिख रहे हैं, तो आपकी क्षमता है वो देखना चाहते हैं पूरा। और अगर इंटरव्यू स्टेज की बात करूं मैं, तो इंटरव्यू में जो मुझे लगता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा चेकअप करते हैं कि ये आपकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, आपके किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग अप्रोच होगी आपकी, तो वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपका जो एक वैल्यू सिस्टम है वो वहां पे उन्हें दिखता है कि आप जिस तरीके से आंसर में, अगर आप उन्हें, आपको नहीं आ रहा है, आप उन्हें झूठ बोल के कन्वे करना चाहते हैं, आपके आंसर में कहीं उन्हें दिखता है कि आप उन्हें झूठा, कहीं आपकी गलत बातों को आप बता रहे हैं, आपकी हॉबी वो नहीं है और आप वो दिखाते हैं। तो जैसे मुझे एक याद है कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऐसा लिखा था कि वो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा,
उन्होंने उनसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए आपका दिन का शेड्यूल क्या रहता है, तो उसने वो सारी चीजें बता दी कि मैं उठता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, लेकिन उसने मेडिटेशन नहीं बताया। तो ये बात सीधा सीधा इंटरव्यूअर को पता चल गई कि ये मेडिटेशन इसकी हॉबी नहीं है, वरना इसके डेली टाइम शेड्यूल में होती। तो इस तरीके से वो इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी आपकी एथिकल वैल्यूज को, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, उन सारी चीजों को देखता है। सो हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में हम लोग यूपीएससी नॉलेज फैक्ट या फिर एलिमिनेशन स्मार्ट स्ट्रेटजी ये चेक कर रही है जी। मेंस में आप उस नॉलेज को कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने थॉट को कितना अच्छे से कॉपी पे दिखा पा रहे हैं, ये चीज देख रही है। और इंटरव्यू स्टेज पे वो आपका एक तरीके से डिसीजन मेकिंग स्टैंड, आपका एनालिसिस, ये सब चीज देखना चाह रहे हैं। जी जी ओके। सो अब हम लोग मूव करते हैं प्रीलिम्स की तरफ। जी। सो प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स के 5 गोल्डन रूल बताइए। अगर कोई पहली अटेम्प्ट दे रहा है, कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा है और वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाह रहा है, तो 5 क्या चीजें ऐसी उसको करनी चाहिए प्रीलिम्स को श्योर शॉर्ट क्लियर करने के लिए? जो पहली चीज है सर, वो है कि आपको पीवाईक्यू को सबसे पहले देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है सर, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है आप 3-4 महीने केवल हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएं, बहुत बड़ी हिस्ट्री। तो आपको जरूर ये पढ़ना है कि वहां से आपको राजाओं की कहानियां नहीं आती, वहां नहीं आता कि सिकंदर ने कितनी बड़ी सेना लेके भारत पे आक्रमण किया। वहां पे जब हम देखेंगे तो मौर्य पीरियड से भी आएगा, तो बहुत ज्यादा उनकी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई कीवर्ड आ जाएगा कि ये कौन सा अधिकारी था। तो आपको वो सारी चीजें, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो पीवाईक्यू को उठाना है। आपको जरूरी नहीं है वो पीवाईक्यू सेम टू सेम रिपीट होंगे, एक कुछ तो क्वेश्चन आते हैं 5-6 तो सेम रिपीट होते हैं, बट आपको जो उसके अलावा जो आप सीखेंगे कि किस टॉपिक को ज्यादा आपको देना है। जैसे आप देखते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, ये हमेशा 3 ऐसे सब्जेक्ट रहे जो हमेशा मेरी डिमांड रही है कि मैं इन तीनों को अगर अच्छा करके जाता हूं तो श्योर है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ आप ये भी जान जाएंगे कि सब्जेक्ट को ज्यादा वरीयता देनी है, और जो दूसरी चीज जान जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को ज्यादा वरीयता देनी है। तो ये सारी चीजें आप केवल और केवल पीवाईक्यू से समझ सकते हैं। तो सबसे अगर बड़ा गोल्डन रूल है कुछ, तो वो है कि हमेशा पीवाईक्यू को ध्यान में रखना है। Okay. जो दूसरी चीज प्रीलिम्स को लेके आती है कि वो ये आती है आपको कंटेंट को लेके बहुत परेशान नहीं होना है। जब आप अलग अलग कोचिंग मटेरियल्स देखेंगे और अलग अलग किताबें देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये वाली पढ़ लें, ये वाली पढ़ लें, वो पढ़ लें। जबकि प्रीलिम्स के स्टेज में आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को पढ़ेंगे, किसी भी किताब को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसी किताब को 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ जाएंगे तो श्योर है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम कभी नहीं पढ़ी है, तो फिर भी उनके प्रीलिम्स होते ही होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, जैसे हम लोग बच्चों से मिलते हैं, उनको कितना भी रोको, कितना भी बोलो कि बस यही बुक पढ़ो, फिर वो कुछ दिन बाद आएंगे कि सर ये वाला चीज इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है, क्या इसको भी एक बार रीड कर लें? तो ये चीज सर मैं उनको एकदम डायरेक्ट मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि अगर मेरी बात सुन के एक बच्चा भी इस चीज को सुधार सकता है तो ये बहुत जरूरी है सुधारना, कि आपको नहीं एक क्वेश्चन सही ही नहीं करना है। आप जब कट ऑफ देखेंगे प्रीलिम्स की तो 200 में 190 नंबर नहीं है, वो केवल 92 नंबर है। आपको केवल 47-48 क्वेश्चन मैक्सिमम सही करके आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको क्यों उन चीजों के पीछे भागना है? एक क्वेश्चन जाने दीजिए, आप अपने कंटेंट पे रहिए और उसी को बार बार पढ़िए। तो वो बहुत जरूरी है। जो सेकंड गोल्डन रूल है कि आप अपना कंटेंट बना एक बार फिक्स कर लीजिए कि आप यही किताबें पढ़ेंगे। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, तो आप अपने सारे अटेम्प्ट में केवल लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहिए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। फिक्स करने के लिए मुझे लग रहा है एक बार आपको टॉपर्स का बात सुन लेना चाहिए, टॉपर्स के वीडियो देख लो खुद से, या किसी कोई अगर उस एग्जाम प्रोसेस में है उससे अच्छे से डिस्कस करके फाइनलाइज करके फिर उसी को बार बार रिवाइज करो। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टेस्ट सीरीज जो हो जाती है। अगर आप प्रीलिम्स में देखते हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, वो जो स्मार्ट एलिमिनेशन की बातें आती है कि हमें 20-30 क्वेश्चन, हर बार भी प्रीलिम्स में मुझे 20-30 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, उसके बाद हम भी केवल गेस करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपने कितने प्रैक्टिस कर रखी होगी, वो आपको स्मार्ट एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करती है। तो आप ढेर सारी टेस्ट सीरीज लगाइए और अलग अलग कोचिंग्स के लगाइए। ये हम लोग बोल सकते हैं कि गेम ऑफ एलिमिनेशन है प्रीलिम्स? अगर देखे तो सर कह तो सकते हैं, जिस तरीके से अगर वास्तविकता के साथ मैं बताऊं, रियलिटी के साथ, तो कभी भी प्रीलिम्स देखे ऐसा नहीं होता कि 100 में हमें 45 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए, दोनों में ही मुझे 20-30 ही आ रहे होते हैं। उसके बाद चूंकि टेस्ट दे के हम ये बात सीख चुके होते हैं कि मैं एलिमिनेट करूंगा और सही हो जाएगा, तो एलिमिनेट करने के बाद भी 100% गारंटी अंदर से लगती है कि सही मार रहा हूं मैं। तो वो टेस्ट से आता है कि अगर आप टेस्ट करेंगे, वहां पे आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे कि आपने एलिमिनेट किया और वो सारी चीजें सही वे में कन्वे हो रही हैं, तो आप वो वहां से सीख जाएंगे और आप भरोसे के साथ यूपीएससी में टिक करेंगे कि आप कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, भले ही आपने नहीं पढ़ रखा है। तो वो बहुत जरूरी चीज है, वो आपका कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से मिलेंगी। तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करिए।
ठीक है जी सर। बाकी 2 पॉइंट बताइए। बाकी जो 2 पॉइंट है सर, वो मुझे लगता है कि जो अलग चीजें आपको प्रीलिम्स में बनाएंगी वो ये है कि आप टॉपर्स को देखिए थोड़ा प्रीलिम्स को लेकर के, कि जो प्रीलिम्स में आपके पास ये है कि जब कम टाइम बचता है आपके पास, तब आप बहुत ही कंफ्यूज होने लगते हैं कि जो लास्ट 1 मंथ होता है प्रीलिम्स का, वो आप टॉपर सारे बताएंगे कि वो अपने नए कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, वो जो पुरानी चीजें हैं आपको वही फॉलो करनी है। जैसे मुझे याद है कि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स का, तो वहां पे ऐसा हुआ कि 2024 में मई में होना था, 25 मई, और वो टल के 16 दिन, लगभग 16 जून को चला गया। 20 दिन का मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो वो 20 दिन मैंने केवल और केवल जो चीजें पढ़ रखी थी उन्हीं को 12-12 घंटे 15 घंटे जग के मैंने वो ढेर सारी चीजें पढ़ ली कि उन्हीं को बार बार मैं पढ़ूंगा और कोई नई चीज नहीं पढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि वो मेरे जो चीजें पढ़ रखी थी वो सारी की सारी एक साथ माइंड में थी। मैंने नई चीजें नहीं लाई, लेकिन पुरानी चीजें एक साथ माइंड में सारी रिवीजन कर करके वो रख ली। तो प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है आपका रिवीजन बहुत बार होना चाहिए, कि अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं पा पाएंगे। और जो 5वीं चीज है वो सीसैट को लेकर के, कि वो सीसैट को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। आप 2022, 21-22 तक का सीसैट, इजी सीसैट आता था और आप क्वालिफाइंग कर जाते थे। अभी 2023 में तो अलग आया था, और 25 में भी, कि 25 का आधा पेपर देते हुए मुझे आधे पेपर में ही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही सीसैट में इस बार बाहर हो जाऊं, क्योंकि मेरे 2024 में 115 नंबर थे सीसैट में। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो जाएगा इस बार भी, लेकिन कम हो गए, 90 मार्क्स आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीसैट कभी हल्के में नहीं लेना है। सीसैट को लेकर के आपको एक, जो भी आप हैं मैथ को लेकर के, उसमें आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करने। जरूरी नहीं है कि सीसैट अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में लगाते हैं तो इसका आपको खुश नहीं होना है आपने 5 मिनट में लगा दिया, आपने अपने 5-6 क्वेश्चन गायब कर दिया, आपके ना मार्क्स कम हो गए। जो आप अगर अलग अलग क्वेश्चंस लगाते हैं, इजी क्वेश्चंस पकड़ के लगाते हैं। आप सीसैट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? सर मेरा ऐसा है कि मैं तो ज्यादा करता हूं, बट मैं बच्चों को बोलूंगा कि वो आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आप 50 से 60 के बीच में अगर आप कर ले जाते हैं तो ठीक है। मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और दूसरे अटेम्प्ट में 64 किए थे। तो इस तरीके से मैं ज्यादा करता हूं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी मुझे पता है कि मेरे 5-10 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, तो मैं ज्यादा करता हूं। लेकिन आप 50 से 60 के बीच में करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है कि आप ठीक ठाक रहे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में एक सीसैट बहुत फियर, मतलब एक बड़ा फैक्टर है उनका फियर का। कई बार उनको इसी वजह से सेल्फ डाउट होता है कि इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो क्या ये फियर जेन्युइन है, इसको ओवरकम किया जा सकता है? ये फियर तो सर रियलिटी है, क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हम होते हैं कि हाँ अगर हमने बीए कर लिया तो उससे क्या होता है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो वीक हो जाती है, कि एक लंबे टाइम से मैथ की जो प्रैक्टिस है वो छूट जाती है। और सीसैट में हम देख रहे हैं कि ट्रिक्स हमें पता है, बस अप्लाई बहुत जल्दी से करना है हमें। तो वो कैलकुलेशन अगर लेट हो गई हमारी तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत कम कर पाएंगे। तो वो इसको ओवरकम करने के लिए हमें इस चीज को, इस गैप को केवल कम करना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जीएस में इतना अच्छा कर रहा है उसका माइंड तो पक्की बात है वो श्योर है, उसकी स्ट्रेटजी भी अच्छी है, बस उसके साथ दिक्कत ये है कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीसैट में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानिए। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप कॉम्प्रिहेंशन के, जैसे मैंने दोनों ही अटेम्प्ट में कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन किए, क्योंकि वो आसान है करना। मैंने कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग कभी नहीं छोड़ते, वो आसान है। मैथ में भी आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानिए, कि अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है, टाइम एंड वर्क से हर बार यूपीएससी 4-5 क्वेश्चन उठाता है और बहुत ईजी है वो, तो वहां पे आप उनको पहचानिए। और उनके साथ आप ये ध्यान रखें कि बहुत जल्दी से कर पाए। जैसे क्लॉक कैलेंडर के जब क्वेश्चन आ जाए तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप 30 सेकंड के भीतर आप बता सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो ये आप इन क्वेश्चंस को पहचानिए और इन पे बहुत काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपका सीसैट वीक है तो आप कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचानिए और उन पे काम करिए, ताकि वो बहुत इजीली आप कर ले जाएं। और ऐसा ना हो कि आप बस कल क्वांट करें या फिर आरसी पे जाएं। हाँ बिल्कुल, दोनों को बैलेंस करके आपको हमेशा बैलेंस करके ही, जैसे कि आप कम से कम एग्जाम में 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। जी बिल्कुल। ओके, सो जैसा हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग किसी सब्जेक्ट या फिर किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, इनपुट बहुत ज़्यादा देते हैं, टाइम एनर्जी, लेकिन वो आउटपुट में नहीं दिखता। जब हम लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं तो मार्क्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं या फिर 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। खासकर जैसे हम लोग देखें कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत टाइम दे रहे हैं या फिर मिडिल हिस्ट्री में बहुत टाइम दे रहे हैं। 1 हफ्ता मान लो मैंने अभी प्रीलिम्स के टाइम पे 1 हफ्ते मैंने वेस्ट कर दिए एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन वो आउटपुट में उतना चेंज दिखा नहीं। तो क्या ये आपको लगता है कि हमको इनपुट आउटपुट को बैलेंस करके रखना चाहिए, उन सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना चाहिए जहाँ पे आउटपुट में चेंजेस दिखें? जी बिल्कुल सर, मेरा ऐसा शुरू से रहा है कि जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है मैं जरूर उन पे ज्यादा टाइम देता हूँ। जैसे अगर मैं देखूँ कि साइंस एंड टेक को लेकर के, तो साइंस एंड टेक पे मैं कभी भी बहुत समय नहीं देता, क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चंस देखे, वो हर बार एक नए तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं और उसमें आलापदायक एक ऑप्शन ही है कि वो जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या इन्वायरमेंट को लेकर के, कि इन्वायरमेंट में आप बहुत ज्यादा अगर समय दे लें, कितना भी समय दे लें, वो हर बार एक नए क्वेश्चन बनाएंगे और आप उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप पॉलिटी है कि पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो ये श्योर है कि
13 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के बाहर नहीं जाएंगे, तो क्यों ना हम उसी को लक्ष्मीकांत को ही पढ़ लें, ताकि वो 13 तो कम से कम सही कर लें, कि हम उस इन्वायरमेंट के साइंस के क्वेश्चन के पीछे भागने के बजाय वो एक हमें छोड़ना नहीं है उनको, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि उनमें भी हम आधे क्वेश्चन कर पाए। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, जो इनपुट और आउटपुट की बात है, जब वो वाली आपको देखना हो, तो आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत की उसी 600 पन्ने में से क्वेश्चन आने, तो आप उसी 600 पन्ने को ज्यादा बार पढ़िए, ताकि आपका जो आउटपुट है वो आपके रिजल्ट में दिख सके। आपको एनवायरमेंट और साइंस का टीचर नहीं बनना है कि आप 1 महीना एनवायरमेंट पढ़ लीजिए, 1.5 महीना साइंस पढ़ लीजिए। आपको अगर जो समय देना है वो देना है अपनी, सबसे ज्यादा जो समय देंगे आप अपनी तैयारी का प्रीलिम्स में, वो आपको ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, आपको इन्हीं तीनों पे देना है, क्योंकि इन तीनों को बहुत ही इजीली आप पढ़ के और आप गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा। समताप रेखाओं पे 2 साल से 2024-25 में लगातार ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो आप कम से कम उन टॉपिक्स को पहचान के उन पे पढ़ना बहुत आसान है। इसके बजाय कि आप एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखिए कि जहां कभी एक बार शेर का क्वेश्चन आ जाता है, दूसरी बार हाथी पे आ गया, तीसरी बार किस पे आएगा आपको नहीं पता है, तो उससे बहुत अच्छा है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़िए। ओके आदित्य, आप प्रीलिम्स की तैयारी कितने महीने पहले से स्टार्ट कर देते थे? मैंने जो सर पहले अटेम्प्ट दिया था, वो सारे अटेम्प्ट वाइज डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चा जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहा है तो उसको लंबा टाइम देना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, आपको शुरू की तैयारी है। तो जो प्रॉपर तैयारी प्रीलिम्स की मैंने शुरू कर दी थी वो जनवरी से शुरू कर दी थी। उसके पहले हम प्रीलिम्स मेंस मिला के चलते हैं। जनवरी से मैंने केवल पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स की तैयारी की थी, लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरा फरवरी में ही इंटरव्यू था, तो मैंने मार्च से लगभग प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी। तो जो उनका 1-2 बार प्रीलिम्स निकल चुका है उनके लिए 3 महीने लगभग इनफ है। लेकिन जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो उनके लिए 5 महीने आपको अगर आप समय देते हैं प्रॉपर प्रीलिम्स को, तो ऑन एन एवरेज ले लेते हैं 3 से 4 मंथ मान लीजिए सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इस 3-4 मंथ में आप नॉर्मल, आपका टाइमिंग कितना रहता था, कितने घंटे डेली पढ़ते थे प्रीलिम्स के टाइम? प्रीलिम्स के टाइम ऐसा होता है सर कि मैं शुरू में 1 महीना पहले जब देखता हूँ तो मेरी 8-10 घंटे की पढ़ाई होती है, लेकिन जो लास्ट 1 महीना होता है वो मेरी एक कैपेबिलिटी है कि मैं लास्ट 1 महीने बहुत पढ़ सकता हूँ, कि मैं 15-16 घंटे, इवन 18 घंटे तक खींच सकता हूँ लास्ट के 10 दिन में। तो वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो जो लास्ट टाइमिंग आती है उसमें मैं पूरी जान लगा देता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आप 10 घंटे आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं तो भी वो इनफ है। तो आपका 100%, जैसे वो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट करती है कि हर बच्चे का 100% कितना है, तो अगर मेरा 100% 18 घंटे है तो मैं 18 घंटे खींचूंगा, अगर आपका 100% 12 घंटे है तो 12 घंटे ठीक है। सो इस टाइम को नंबर ना देके 100% ले लेते हैं। मान लीजिए कोई 100% हम लोग का 1 दिन का टाइम है जो हम लोग स्टडी में दे रहे हैं जी सर। तो अब इस 100% को कैसे डिवाइड करना है, रिवीजन में, टेस्ट में, टेस्ट एनालिसिस में, या फिर कुछ और चीजें करनी है तो आप बता सकते हैं। टेस्ट अगर देखें सर प्रीलिम्स के टाइम पे, तो हर तीसरे दिन उसमें भी आपको टेस्ट लगाने हैं। अगर क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको ढेर सारे टेस्ट के थ्रू ही आप रिवीजन करते हैं, तो आपको टेस्ट लगाने में ध्यान देना है। और इवन अगर आप टेस्ट कम भी लगा रहे हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट के बच्चे के 40 नंबर 50 नंबर आ जाते हैं टेस्ट में, तो एक फियर बन जाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है टेस्ट की एनालिसिस करना। आप टेस्ट भले ही 40 लगाइए, 30 टेस्ट लगाइए, लेकिन उनकी एनालिसिस खूब अच्छे से करिए कि, और वो एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो आपका लगभग 5-6 घंटा दिन का चला जाएगा केवल टेस्ट में ही, जिस दिन आप टेस्ट देंगे। सो टेस्ट देने के बाद 5 घंटे या फिर एनालिसिस में 5 घंटे? नहीं, दोनों चीजों को मिला के, अगर क्योंकि सर टेस्ट 3 घंटे और लगभग 2-2.5 घंटे हमारे एनालिसिस में जाते ही हैं, क्योंकि हम जब अगर नया शुरू करते हैं तो 100 में से अगर हम देखते हैं 60-70 क्वेश्चन को हमें समझना पड़ता है, केवल हमें 20-30 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। तो उसमें आपको 60-70 क्वेश्चन को आपको समझना है, आपको कुछ उसकी नोट्स में जाके वैल्यू एडिशन करना होगा, कि आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हुए तो पॉलिटी की नोट्स में जाके लिखना, तो वो सारी चीजें करने में आपको 5.5-6 घंटे दिन के चले जाते हैं उन टेस्ट के पीछे। सो आदित्य, आप करंट अफेयर का नोट्स बनाते थे खुद से? करंट अफेयर के नोट्स को अगर मैं देखूं सर, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाया नहीं कभी। मैंने पूरे मैगजीन से ही हमेशा कवर किया उसको, कि जो मंथली मैगजीन है उनको, और लास्ट में ईयरली मैगजीन भी हम डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सर जब वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर टाइम वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि हम उन सारी चीज को ही हाईलाइट कर लें। मैगजीन में जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उनको हाईलाइट कर लेता था, या पेज फाड़ के मैंने अपने पास कुछ रख लिए, नोट्स में लगा लिए। तो इस तरीके से हमें काम करना है, हमें अपने टाइम को इनपुट आउटपुट वाली जो बात थी उसको ध्यान में रख के हमेशा काम करना है, कि आपको अलग से नोट्स मेकिंग में समय नहीं बर्बाद करना है। ओके, जैसा आपने पहले बोल रखा है कि आप न्यूज़पेपर केवल इंटरव्यू के टाइम में पढ़े हो, जी। तो ऐसा क्या रीजन रहा है कि आपने न्यूज़पेपर को अवॉइड किया प्रीलिम्स और मेंस स्टेज में? इसका जो रीजन है सर, वो एक तो मीडियम का मेरा थोड़ा सा आ गया कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रह गई। तो जब हम हिंदी न्यूज़पेपर देखते हैं, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो स्टेज में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ा, और दोनों ही यूजफुल भी रहे। इंटरव्यू स्टेज में काफी रोल होता है करंट अफेयर का, लेकिन जब प्रीलिम्स या मेंस देखते हैं तो मुझे न्यूज़पेपर से उतनी चीजें हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं मिल पा रही थी कि जिनको मैं एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर पाता। कि मैं अगर पूरा दिन में 2 घंटे दे रहा हूँ और मैं उनका प्रीलिम्स में कोई आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेंस में मुझे वो एग्जाम्पल्स ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं उनको डाल पाऊँ,
तो मैंने ट्राई किया 1-2 बार, लेकिन मुझे उनकी यूजफुल लगा बहुत कम। तो मैंने टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि एक काम करेंगे, जो मैगजीन आएगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, या यूट्यूब से मैं डायरेक्टली जो भी ब्रेकिंग न्यूज होते हैं, जो भी नई नई इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, मैं डायरेक्टली यूट्यूब से उनको पढ़ लेता था कि करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं मेंस के लिए, कि आप एडिटोरियल पेज या फिर आइडिया पेज जो आता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो बड़ा अच्छा है। तो इन चीजों को अगर आप पढ़ के आप मेंस में उनको कंटेंट इनरिच करना चाहें तो तेजी से आप उसको पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में 2 घंटे से ज्यादा किसी कीमत पे समय नहीं देना है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अलग है, आपको उसी को दिमाग में रख के ही कुछ चीजों को इनरिच करना है। ओके, सो टोटल आप कितने मॉक टेस्ट देते थे प्रीलिम्स के पहले? प्रीलिम्स के पहले सर जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि जनवरी से ही मैंने बताया मैंने पूरी तैयारी शुरू की थी, तो मैंने लगभग 60 टेस्ट लगाए थे, कि वो सारे जीएस के मैंने लगभग 60 टेस्ट लगाए थे और अलग अलग कोचिंग्स के लगाए थे। और जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, जो कि मार्च से शुरू किया, और एक तरीका हम सीख चुके थे वो एलिमिनेशन की काफी चीजें, तो मैंने 25 टेस्ट ही लगाए थे उस बार। लेकिन इस बार मतलब या फिर अलग तरीकों से मेरा मानना है कि लगभग 35 से 40 टेस्ट आपको ओवरऑल लगा लेने चाहिए, कि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बनी रहती है। ओके, सो एक चीज आपसे जो निकल कर रहा है, प्रीलिम्स स्टेज हो या मेंस स्टेज हो, आपने प्रैक्टिस बहुत की है मॉक टेस्ट की, तो वो मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप एग्जाम को क्लियर करेंगे या नहीं क्लियर करेंगे। मतलब हम केवल पढ़ के चीजों को एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि अगर मैं जितनी चीजों को लिखता हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर टेस्ट सीरीज में मैंने कोई चीज पढ़ी नया, मैंने बार बार रिवीजन किया और टेस्ट में मेरे नंबर अच्छे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट होता है कि मैं जो चीज कर रहा हूँ उसका मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो वो सेल्फ डाउट थोड़ा कम हो जाता है। और जो दूसरी चीज मैं टेस्ट इस वजह से ज्यादा लगाता था कि एग्जाम में मैं जल्दी कर पाऊँ। हमेशा वो एक जो टाइम सेविंग चीज है, चाहे वो प्रीलिम्स को सीसेट को लेकर के हो या मेंस को लेकर के हो, वो जो टाइम सेविंग है वो तभी आएगी जब आपकी मसल प्रैक्टिस बन चुकी हो, कि आप बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आप बहुत तेजी से आंसर लिख पाए। तो इस वजह से मैंने खूब ढेर सारी टेस्ट सीरीज, हमेशा मॉक टेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दी। ओके, इस एग्जाम में आदित्य आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहे? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 21 के ईयर में एक फेल्यूर देखा इंटरव्यू के बाद, फिर उसके बाद आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? इन चीज़ों में सर जो रोल रहा वो सबसे अच्छा यही रहा कि मुझे ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी, तो सेकंड में मैं उन सारी चीज़ों को कर लूंगा। क्योंकि वो जो पॉजिटिव पॉइंट ये रहा हमेशा कि मेरा मेंस अच्छा गया था। मेरे इंटरव्यू में 132 मार्क्स रह गए थे, जबकि मेंस में मेरे 757 थे। तो मुझे ये था कि बहुत मैं अगर अपना ट्राई करता हूँ तो नंबर मैं मेंस में थोड़े बढ़ा ले जाऊंगा और ओवरऑल अच्छा कर ले जाऊंगा। तो वो जो तैयारी रही, और सबसे जरूरी चीज़ ये रही कि जब आपके साथ लोगों का बना रहता है, तो वो बहुत जरूरी रहा कि मुझे याद है कि आपके साथ मैं बैठा हुआ था जस्ट प्रीलिम्स के बाद, तो जब नंबर आप देखते हैं तो आपने बोले कि सारे अच्छे नंबर हैं, या एथिक्स में जैसे 126 मार्क्स थे, तो वो एक पॉजिटिव हमेशा वो आपकी साइड से रहा कि अगर हम ट्राई करेंगे तो आने वाले टाइम में उन सारी चीजों को हम सुधार लेंगे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रह जाती है। क्योंकि और एक तो यूपीएससी का सर जो पैटर्न है वो भी ऐसा है कि जब आपका मेंस का रिजल्ट पिछली बार 22 अप्रैल को आया था, तो आपको 25 मई को ही वापस एग्जाम है। तो यूपीएससी ही आपको कंसिस्टेंट बना देगी कि अगर आपको रोने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आप रोने गए तो आपको वापस 1 साल के लिए रोना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स में बाहर होगी। तो आपको यूपीएससी ऐसा है कि आपको अभी रिजल्ट आया मार्च में, अभी वापस मई में प्रीलिम्स है, तो आपको तुरंत के तुरंत प्रीलिम्स के लिए लग जाना है। तो इस तरीके से वो कंसिस्टेंसी पूरे पैटर्न में ही दिखती है। जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि सुबह उठेंगे, वो जी टारगेट सेट करेंगे, आज हम ये चीजें कवर करेंगे, फिर पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, फिर डिले करने लगेंगे, दोपहर में सोचेंगे अभी कर लेंगे, फिर वो डिले होते जाता है, फिर वो ऐसा आ जाएगा कि अब सोने का टाइम आ गया, फिर वो सो के सोचेंगे कि अब कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसे एस्पिरेंट को मोटिवेट रहने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, चीज़ों को अवॉइड ना करें, आज खत्म करना है तभी खत्म करना है, तभी करना है। ऐसे स्टूडेंट के लिए सर एक ही चीज़ है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें जब भी आप दिन को टालें, तो सबसे जरूरी आप अपना एक टाइम टेबल जरूर रखें हर एक दिन का। जब आप ये देखेंगे हर महीने कि आपने इस महीने में अपने 20 दिन बर्बाद किए हैं, वो रियलाइजेशन आपको होता नहीं, आप बर्बाद करते रहते हैं। तो अपने दिन का एक टाइम टेबल जरूर बनाएं और उसको जरूर लिखें आप महीने भर में कि आपने किस दिन कितना पढ़ाई की है, कितना टाइम वेस्ट किया है। तो जब भी आप देखेंगे आपको एक गिल्ट आएगा और उससे आप अच्छा करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा ये ध्यान में रखें आपने तैयारी क्यों शुरू की है, कि जब आपके दिमाग में जब आप कहीं घूम के आएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करके आएंगे और आपके दिमाग में आपके माता पिता का चेहरा आएगा, आपकी वो सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि आपने ये तैयारी क्यों शुरू की थी, तो वो सारी चीजें अगले दिन आपको प्रेशराइज करेंगी कि अगले दिन आप टाइम पे उठ सकें। तो वो बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी किस वजह से शुरू हुई है उसको दिमाग में हमेशा रखिए। और ये ध्यान रखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आपको अगर ये लगता हो कि आप स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के यूपीएससी निकाल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। आपको हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको हार्डवर्क करना ही करना है। इस पूरी जर्नी में आपको मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, आप ये बहानेबाजी और ये जो टाइम वेस्ट है इनसे इतर आप मेहनत करिए और वो जरूर आपको सफलता दिलाएगा।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके बारे में। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आपका क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस में? सेक्रीफाइस ऐसा तो सर चीजें नहीं रही, क्योंकि एक लंबे टाइम में अगर मेरे दिमाग में ऐसा होता कि मैं कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मैं जरूर उसके पीछे लगा रहता। मैंने ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, बस ये एक यूपीएससी के रूटीन को ही मैंने अपना जीवन पूरा मान लिया था कि मैंने कभी, अगर मैं देखता हूँ कि वो 4-5 साल जो भी रहे 2022 से, उन चीजों में बाकी किसी भी चीज में इन्वॉल्वेशन मेरा नहीं रहा, कि केवल और केवल मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है। भले ही अगर हम देखें कि अगर मैं इस पूरे टाइम में 24 घंटे में दोस्तों से ही बात कर रहा हूँ तो वो दोस्त भी मेरे यूपीएससी वाले ही दोस्त हैं। तो इस तरीके से वो 4 साल मेरा घर पे, जो घर से वो दूर आना, क्योंकि मैं बचपन से ही घर पे ही रह के पढ़ा हूं, मम्मी पापा के साथ पूरा मेरी स्कूलिंग गांव से हुई, तो उनसे दूर आना वो एक जरूर रहा कि आप त्योहारों पे घर पे नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती हैं, तो उनके साथ उनको मना करना, कि ये समझाना कि नहीं नहीं ये अटेम्प्ट है, तो उस वजह से वो एक जरूर एक लंबा सेक्रीफाइस दिखता है कि वो सारी चीजें रही। ओके, सो और आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में सर इंस्पिरेशन तो मेरी माँ ही रही है, कि जिस तरीके से मैंने मेरे पूरे जीवन में, कि उनका जब मैं जीवन देखता हूँ तो जिस तरीके से उनकी अडेप्टेबिलिटी रही, कि मेरे पूरे घर में वो हमेशा पूरा काम सारे लोगों को देखना, हम 4 भाई बहन हैं तो उन सारे लोगों को समझाना, कि जिस तरीके से कि चारों लोगों को अच्छे ढंग से एजुकेशन दिलाना, कि जब मैं देखता हूँ मेरे गाँव में उतना पढ़ाई को लेकर के, उन चीजों को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मम्मी को शुरू से ये था कि नहीं नहीं हम पढ़ेंगे, और उन्होंने बचपन से ये सिखाया कि वैल्यू सिस्टम जो चीज है कि आपको हमेशा जीवन में अच्छा ही करना है, पढ़ना लिखना ही है, तो वो मैं अपनी माँ को ही हमेशा शुरू से अपना इंस्पिरेशन माना है। सो जो आईएएस बनने का ड्रीम था या फिर सिविल सर्विसेज में आने का ड्रीम था, ये आपका खुद का था या फिर घर वालों की इच्छा थी? कैसे इस ड्रीम आपका अपना बना? नहीं, ये ड्रीम तो सर खुद का ही था, क्योंकि मम्मी का मेरे हमेशा ऐसा रहा है, इवन उनको कभी कभी लगता भी है कि इतना दूर क्यों जाना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो उनको बड़ा डर भी लगता है कि दूर हो जाऊंगा मैं उनसे, तो उनका कभी ऐसा ड्रीम रहा नहीं, या पिताजी का भी कभी ऐसा नहीं रहा कि आप आईएएस बनो, कुछ ऐसा बनो। उनका हमेशा से ही ये बड़ा, मैं खुद को लकी मानता हूँ कि उन्होंने कभी मुझ पर कुछ भी थोपा नहीं, उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी कि आप जो चाहें वो करें, आपका मन हो आप BA करें, BSc करें, जो मन वो करें, BTech करें, तो इससे मैंने ही खुद ये डिसीजन लिया, क्योंकि एक आप देखते हैं गांव में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, या ओवरऑल जब हम देखते हैं कि इंडिया में जो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो दूर करने का जो सारा एक दिखता है कि एक सिविल सर्वेंट जो है बहुत इजीली इन सारी चीजों को दूर कर सकता है, तो मेरे माइंड में शुरू से रहा कि अगर मैं एक आईएएस बनता हूँ, एक सिविल सर्विसेज में आता हूँ, तो मैं एक अच्छा काम कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने ही डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज में आ जाता हूँ। सर आप इलाहाबाद में रह के शुरुआती पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन वहाँ से किया है जी सर। सो आपके इस कैरियर को चूज करने या फिर ओवरऑल आपके जो व्यक्तित्व है उसको निखार करने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का कितना रोल रहा है? सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी जो कर्म भूमि है वो इलाहाबाद ही है, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स वहीं से हुआ है, तो ये दिल्ली में या फिर नोएडा में आके वो बस मैंने कुछ चीजें वैल्यू एडिशन इनरिच कर लिया है, लेकिन जो मेहनत करने की, संघर्ष करने की वो जो क्षमता है, कि जब मैं उधर सलूरी में रहता था तो उधर मैंने खाना बना के, और उतनी दूर मैं जहां भी जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, तो वहां पे मैंने 6-7 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, तो वो जो संघर्ष करने और वो सारी चीजें, वो क्षमता है वो इलाहाबाद से ही आई है, कि अगर मैं, जो मैंने बताया कि मैं एग्जाम टाइम में 15-18 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैंने इलाहाबाद से ही सीखी हैं, कि जिस तरीके से वहां लोगों को देख के, साथ रह के सीखा है, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि जिस तरीके, और सबसे जरूरी है कि वो जीवन में जिन चीजों को हम सीखते हैं, कि वहां पे इलाहाबाद में जिस तरीके से साथ देने वाले लोग हैं, वहां के जो लोग हैं वो आपको जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, वो चीजें यहाँ आके बड़े बड़े शहरों में कम भी दिखती हैं, तो वो बहुत रोल रहा पढ़ाई में भी। और स्पेशली हिस्ट्री, जो मैंने पहले ही बताया कि मेरा हिस्ट्री जो ऑप्शनल है वही मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, वही मेरे पीजी का सब्जेक्ट है, तो उसका एक यूपीएससी में ओवरऑल जो पढ़ा था वो काम तो आया ही आया, और वो जो जीवन बिताया उसने बहुत कुछ सिखाया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आदित्य जी सर। हमने अभी बहुत डिस्कस कर लिया क्या करना चाहिए, डूज पे हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब क्या नहीं करना चाहिए? लास्ट आप मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या तैयारी में आना चाहते हैं या फिर कई किसी स्टेज में रुके हुए हैं, तो उनके लिए आपका फाइनल फीडबैक या सजेशन क्या होगा? उनके लिए सर फाइनल जो सजेशन होगा मेरा, कि जो आपको नहीं करना है वो ये, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, आप अपने कुछ, आपको शादियाँ आपको छोड़ जाने से मना करना पड़ेगा, कभी कभी दोस्तों को मना करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, आप ऐसे मजे मजे में आईएएस नहीं बन जाएंगे। तो इसमें लास्ट लाइन जो मैं आपको बशीर बद्र साहब की कहना चाहूँगा, कि मैं अपने आप को अगर केंद्र में रख के बोलूँ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। तो वो जो एक संघर्ष है, वो जो एक त्याग है, वो जो एक पूरी मेहनत है, उस प्रक्रिया को अगर आप नहीं जीते हैं, तो आज के दिन आप सक्सेस के दिन भी, रिजल्ट के दिन भी आप नहीं जी पाएंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप बहुत सारा त्याग करिए, बहुत सारा संघर्ष करिए, अपने माता पिता के लिए करिए, खुद के लिए करिए, और आप ये ध्यान रखिए कि आप मेहनत करके बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो मेहनत करिए और आपको सब कुछ एक दिन मिलेगा, जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश होगी।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आप मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। आदित्य, ऑनेस्टली आज की कन्वर्जेशन न केवल यूपीएससी स्ट्रेटजी की है, बल्कि यह एक जर्नी है फ्रॉम आजमगढ़ टू ऑल इंडिया रैंक 508। आदित्य जैसे ग्राउंडेड टॉपर से ही हम रियल लर्निंग ले सकते हैं। आपने जो सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी शेयर की है, आई एम श्योर उससे हजारों एस्पिरेंट्स रिलेट करेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सर।